आपने नाम तो मैंने बता ही दिए, लेकिन ये भी बताएं कि भाई क्या इनका स्कोर रहा। रैंक नहीं जाननी इस बार हमें किसी की भी, क्योंकि आपको पता है क्या हुआ है, लेकिन स्कोर जानना है, स्पेशली केमिस्ट्री के स्कोर्स। थोड़ा जोर से बताना। चलो हो जाओ। तो हम सबसे पहले सीनियर सर से पूछेंगे। अंश भारद्वाज, प्लीज टेल अस हाउ वाज फर्स्ट ऑफ Hello ऑल टेल अस everyone. व्हाट वाज योर स्कोर एंड व्हाट वाज द केमिस्ट्री स्कोर। Hello everyone. This is Ansh and मेरा केमिस्ट्री में स्कोर 175 है आउट ऑफ 180 एंड मेरा ओवरऑल स्कोर 690 है. ओह, एवरीवन क्लैप। ये तो म्यूट करके क्लैप कर रहे हैं। एंड भव्य दत्त अग्रवाल, यू टेल मी। हेलो। मेरा स्कोर 671 एंड केमिस्ट्री में 170। दो क्वेश्चन काफी बेवकूफी भरे गलत करे हैं। मत याद दिलाओ। चलो, तो एक्चुअली मैं लोगों से तुम्हें इसलिए मिलना चाह रही हूँ, दोनों ना एक एक स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भव्य इज रिप्रेजेंटिंग क्लास 12 के साथ जो अपेयर कर रहे हैं, एंड अंश इज रिप्रेजेंटिंग जो लोग ड्रॉप करके कर रहे हैं तैयारी, और दोनों ही मतलब कमाल के एग्जाम्पल है इस वक्त हम लोगों के लिए। तो पहले तो मैं ही अपने कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी दोनों से, वन बाय वन, और फिर मैं चाहूंगी आप लोग भी अपनी जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब करती है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अ, मर्यादा की लिमिट में रह के, यू नो व्हाट आई मीन, आप पूछ सकते हैं। तो भाई शुरुआत से पहले अंश से मैं पूछना चाहती हूँ बेटा, इनफैक्ट अंश और भव्य दोनों से पूछना चाहती हूँ। I just want you to explain this feeling कि now of course you're going to get into a college, और आपका ड्रीम फुलफिल हो गया है, आप एमबीबीएस की पढ़ाई करना शुरू करने वाले हो। सो हाउ डज इट रियली फील अपार्ट फ्रॉम ऑल द chaos that has happened this time around? We all know कि किस तरह की चीजें इस बार हुई, द होल chaotic situation, रिजल्ट को लेकर के, उसको साइड में रखते हुए, what is the true feeling after a lot of hard work you achieved what you aimed for? मैं चाहती हूँ ये फीलिंग ना आप सब लोग इन सबको एक्सपीरियंस करवाओ कि इट्स ऑल वर्थ इट, द हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज वर्थ इट। सो हाउ डज इट वर्थ इट? हाउ डू यू फील राइट नाउ? हम एक्चुअली जब नीट एग्जाम दे के आया और आंसर मिला है, सो तभी पता लग गया था कि लाइक इट्स आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड. सो उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द कॉलेजेस एंड ऑल, एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट की लाइफ है, एंड फिर एमबीबीएस एंड फिर डॉक्टर्स के ऐसे वीडियोस देखता था एंड हाउ दे आर लिविंग देयर लाइव्स एंड ऑल. So after seeing that, and I'll be also living that kind of life. So it just gave me another level of feeling, and I think I'm really excited for this new part or journey of my life. And also, फिर जब मैं पीछे देखता हूँ ना, when I look back, कि when I used to struggle with the questions, when I used to get low scores in the test, but still could not keep up. But then I used to work hard. So now all that struggles and failures kind of worth it when I achieve this, and when I know that I want to be better in my life. So yeah, it's all worth it. Absolutely, and I've seen your entire journey, so I can say that it's a feeling that overpowers every struggle that you've been through. So definitely, well said. And what So about true. Bhavya? How do you feel? मैम खुशी तो होती ही है। बात ये कि सबसे पहली बार ये ऐसा लगा था जब 5 मई को पेपर हुआ, इवनिंग में आके हमने सेंटर पे मार्क्स चेक करे, तो वहां पे मतलब जो खुशी होती है वो तो अलग ही लेवल की होती है। वो तो जब आप खुद उसे मतलब देखोगे और खुद मतलब वो आपके साथ होगी तब आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगी, क्योंकि वो फीलिंग अलग होती है। जो आपको पता चलता है कि आप 2 साल या 3 साल जितनी भी आपने पूरी मेहनत करी है वो आपकी मतलब कहीं ना कहीं फुलफिल हुई है, आपको वो रिजल्ट मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था। सारे टीचर्स खुश होते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो आप वो चीज जो होती है वो किसी भी चीज के कंपैरिजन में हो ही नहीं सकती। तो वो चीज होती है कि मतलब जितनी भी मेहनत की, मेहनत करते वक्त तुम लोग जो कभी कभी ऐसे फेजेस आते थे कि यार क्या हो रहा है, चीजें हो नहीं रही अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव प्लान एंड एवरीथिंग, लेकिन जो भी स्ट्रगल किया जिसको लेकर, रिसेंटली जो बच्चे जब पढ़ रहे होते तब चिड़चिड़ भी करते हो तुम लोग कि यार ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, वो रिएक्शन क्यों करनी पड़ रही है, वो क्यों करना पड़ रहा है, टेस्ट रोज रोज क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी लगे रहना, और फिर बाद में आकर जो रिजल्ट मिलता है, आई थिंक आई कैन से कि वो रिजल्ट जो है ना, दैट इतनी बड़ी चीज है, और ये जो आपने एम अपने लिए चूज किया है, इसका फुलफिल होना इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए इतनी तो मेहनत और इतनी चीजें तो स्ट्रगल तो होना ही चाहिए, वरना उसका चार्म खो जाएगा, है ना? सो दैट्स वेरी गुड, वेरी वेल सेड कि ये खुद ही करके फील किया जा सकता है, एंड बहुत बढ़िया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, दो दो चार सवाल है, ज्यादा नहीं, बाकी ये लोग परेशान करेंगे तुम लोगों को, कि
सबसे बड़ी बात पहले मैं अंश से पूछना चाहती हूँ। अंश, ऑफ कोर्स दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट है ना, तब आपका पूरा होगा, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड कि नहीं मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए? मतलब ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ गोइंग फॉर अ प्राइवेट वन और मे बी जस्ट लीविंग इट एंड डूइंग समथिंग एल्स मे बी। फिर क्या है जो तुम्हें, और अक्सर क्या होता है कि जब ड्रॉप करने के बाद दोबारा से एग्जाम की तैयारी करते हैं तो असल में जब शुरू में वो सब चीजें आती है तो लगता है कि ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है। और अंश, तुम्हें तो मैंने पढ़ाया भी हुआ है, तो मैं जानती थी कि तुम्हें ऑलमोस्ट सभी कुछ आता भी था। इवन देन यू आर द पार्ट ऑफ एवरी सेशन ऑफ माइंड। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि कभी मैं अगर ये भी पढ़ा रही होंगी ना कि कार्बन की स्पेलिंग क्या होती है, तुम उसमें भी प्रकट हो जाते थे। यू आर एवरीवेयर एंड आई नो सेम फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो मतलब मैं तुमसे इस बात को लेके बहुत इम्प्रेस्ड रही हूँ कि तुमने हमेशा सुना है टीचर को। मतलब लेकिन मैं तुम्हारी जगह होती शायद मैं इतना नहीं कर पाती। मैं टेलिंग द ट्रुथ, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू नो एवरीथिंग। तो वो तुम्हें क्या मोटिवेशन था, क्या था कि तुम्हें इवन आफ्टर यू नो गिविंग द पेपर, उसके बाद आप दोबारा से तैयारी कर रहे हो, सिलेबस भी तुम्हें आता था। आई नो समथिंग हैज हैपेंड इन योर लाइफ, मुझे पता है, वो मैं सबको साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। पहली बार में हो जाने वाले बच्चे थे, लेकिन होता है चीजें लाइफ में कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन समथिंग हैज हैपेंड और नहीं हो पाया। फिर आपने दोबारा से मतलब बिना कुछ सोचे, इनफैक्ट मैं एक चीज और मेंशन करूंगी इससे पहले कि तुम जवाब दो। अभी जब नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया था और उसके बाद जो केओस हुआ था कि नहीं शायद दोबारा एग्जाम हो सकता है, तो आई थिंक यू द फर्स्ट पर्सन हु अपीयर्ड, मतलब उस बिना कुछ सोचे समझे, बिना वाइनिंग एंड एवरीथिंग कि हाय क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम एकदम से क्लास में आना शुरू कर देते हो। मैं भी क्लास अटेंड करना शुरू कर देता हूँ। तो ये चीज कहाँ से आती है भाई? ये मुझे भी सीखना है तुमसे, बता दो आज। मैम सही में मेरे पास भी जवाब नहीं है इस चीज का, ना ना, लेकिन वी एक रियली चीज नीड है। दिस जवाब। विदाउट ये इफ यू इंजेक्शन तुम हम सब में लगा दो, मुझ में भी। क्योंकि ठीक है, वी आर ऑल दैट काइंड ऑफ, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा पैशनेट होती हूँ चीजों को लेकर, पर इतनी नहीं होती हूँ भाई। तो प्लीज ये इंजेक्शन चाहिए मैम लाइक डॉक्टर। इफ यू आर लाइक रियली फोकस्ड इन व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, लाइक मेरा जो ड्रीम था अभी के लिए वो इतना ज्यादा, आई वांट टू बी अ डॉक्टर व्हिच इज नॉट येट अचीव्ड। सो मेरा ये तो सपना नहीं था कि आई वांट टू गो इनटू सर्टेन ड्रीम मेडिकल कॉलेज और समथिंग। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई नो दैट, एंड आई नो इट्स a long process, it will take time, it's a tiring process. So अगर मैं इन छोटी छोटी फेलियर से डर के बैठ जाऊंगा, so I'm not going to achieve that, it's a long term journey. So सिंपल सी बात है, बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वी नीड टू पास थ्रू देम टू अचीव समथिंग बिग इन आवर लाइफ इन फ्यूचर। सो यही था दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम क्लासेस जो मैं सारी अटेंड करता था, दैट्स बिकॉज आई हैव दिस थिंग कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि लाइक और लोग पढ़ रहे होंगे मैं नहीं पढ़ रहा, सो आई नीड टू गो देयर एंड स्टडी। सो या दैट वाज इट। अमेजिंग, सीरियसली मतलब एक सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारी बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किस यूर फोकस, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि डॉक्टर बनना है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सो वेल सेड, परफेक्टली सेड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट भव्य? तुमने तो खैर 12th के साथ ही किया, लेकिन हाँ देयर वर टाइम्स जब चीजें ऐसी हो जाती थी कि यू नो मार्क्स नहीं आ रहे हैं या वो उतने नहीं आ रहे जितने एक्सपेक्ट। कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा था कि मैम इतने नंबर क्यों कम रह गए, क्यों कम हो रहे हैं, मेरी ग्रोथ रुक क्यों गई है, हो क्यों नहीं रही है। फिर भी तुम यू नो उन चीजों को थोड़ी देर परेशान होते थे लेकिन वापस से काम पे लग जाते थे, पढ़ते रहते थे। तो तुम्हें क्या मोटिवेट कर रहा था बेटा? आई सीरियसली वांट टू हैव अ जेन्युइन आंसर फ्रॉम यू कि एवरीबॉडी फील्स इट, यू नो। मैं चाहती हूँ सब लोग फील करें इस बात को और वही पाथ फॉलो करें। मैम मोटिवेशन तो ऐसा नहीं था। मेरे को थोड़ा कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि मतलब मैंने 10th क्लास में कुछ भी सोचा नहीं हुआ था कि मेरे को आगे क्या करना है। जब मैंने 11th में एडमिशन लिया था, उससे मैं एडमिशन लेने से 2 घंटे पहले भी सोच रहा हूँ पीसीएम लूँ, पीसीबी लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। मेरे को ओह ये माय भी नहीं गॉड। साइंस लूंगा, आर्ट्स लूंगा, कॉमर्स लूंगा, क्या करूंगा। लेकिन बस मेरा एक माइंडसेट ये है कि कोई भी काम अगर करना है या तो उसे पूरी शिद्दत से करो या फिर करो मत। करना है तो अच्छे से करो, वरना बिल्कुल मत करो। क्योंकि आधा अधूरा काम करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, पूरा उसे कंप्लीट करने वाले बहुत कम होते हैं, और वही जो बहुत कम अमेजिंग, लोग होते हैं वही कुछ अचीव कर पाते हैं। अमेजिंग यार, मतलब क्या बात है। यही चीजें जो तुम लोग को अलग कर देती है और सक्सेस दिलाती है कि आप परफेक्ट आंसर्स मिले कि भाई जो कर रहे हो उसे ढंग से करो या मत करो। आई मीन आई इवन आई बिलीव इन दैट, या तो मत करो या ढंग से करो। बीच में लटका हुआ जो कंडीशन है वो कहीं भी लेकर नहीं जाती इंसान। वेरी वेल सेड, बहुत बढ़िया। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन जैसे तो तुमने एक लाइन में सब कुछ कह दिया कि यू आर सो फोकस कि डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं हो रहे थे, लेकिन यार थोड़ा बहुत लालच तो आता है। अच्छा, एक चीज और चाहती हूँ मैं जानना कि सोशल लाइफ में कितना इन्वॉल्व थे, एज इन चाहे वो रिश्तेदारों से, फ्रेंड से मिलना जुलना हो, फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना, यू नो होता है ना कि भाई एक फ्रेंड्स इज द प्रायोरिटी, होनी भी चाहिए, लेकिन
टू सर्टन फेज जब आप एक चीज के लिए तैयारी कर रहे हो उस वक्त पे, मैंने देखा अक्सर बच्चे प्रायोरिटी को चेंज करते हैं कि ये है मेरी प्रायोरिटी। हालांकि तुमने एक लाइन में बोल दिया कि फोकस, लेकिन स्टिल वो सोशल लाइफ क्या होती है उस वक्त तुम लोगों की प्रिपरेशन करते वक्त की, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अगर उसमें भी एक फोमो होता है कि यार मैंने वो मिस कर दिया, मैंने वो मिस कर दिया। हालांकि तुमने फोमो फील किया पढ़ाई को लेकर के, लेकिन अक्सर हम लोग नॉर्मल बी पीपल नॉर्मल, नॉर्मल एज इन जनरल पीपल, जनरली इन केमिस्ट्री में हमेशा बोलती हूँ, तो हम तो यही फील करते हैं कि भाई यार वहां मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, न्यूज मिस कर दी, ये मीम मिस कर दिया। इससे कैसे तुम बचते थे? ये तो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आज पहले तुम बताओ। मैम, अगर इसकी बात करें मीम्स वगैरह की, सोशल मीडिया वगैरह की, ये सब मुझे काफी क्रिंज लगता है, तो मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा। I क्रिंज never बहुत follow ज्यादा। them that much. हाँ। बाकी अगर रिलेटिव्स की बात करें तो 1 साल के लिए यू नीड टू काइंड आइसोलेट योर सेल्फ, बिकॉज कभी कभी चीजें टॉक्सिक भी हो जाती है इफ यू आर अ ड्रॉपर। सो इसलिए यू नीड टू काइंड आइसोलेट, बिकॉज आपके लिए उस वक्त पे आपके जो पेरेंट्स हैं, they are the only sole supporter, and your teachers. So what I believe in that, stay surrounded with people who gives you positive energy, because वो काफी important होता है for your एक mental state जो आपके एग्जाम लिखते समय आपको काफी हेल्प करेगी। I believe in that. If you are in a calm and positive mind state, you can write exam perfectly without doing silly mistakes. So वो मेंटेन करने के लिए आपको फ्रेंड सर्कल भी काफी सिलेक्टिव रखने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट मेक फ्रेंड्स, बट यू शुड नॉट मेक that kind of friends are going to distract you from your studies, because right now for this 1 year your only goal is to give NEET exam, and no other things is important than this, that is studying. So if your friends are supportive for your studies, like they're discussing things with you, it's good, you know. Sometimes जब हम टेस्ट देके आते थे, मैं अपने फ्रेंड से कोई टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो चीज ज्यादा समय तक याद रह जाती है। सो दैट इज गुड। लेकिन अगर उसके अलावा कोई बातें हो रही हैं, सो इट्स नॉट गुड फॉर योर स्टडी। सो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग। यू कैन सोशलाइज, बिकॉज एकदम अगर आइसोलेट हो जाओगे, सो एक माइंड स्टेट भी आपका वियर्ड हो जाएगा, आप एग्जाम अच्छे से नहीं लिख पाओगे या टेस्ट भी अच्छे से नहीं लिख पाओगे। सो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज। एंड उसमें आप क्या कर सकते हो, ज्यादा लोगों से बात मत करो, जस्ट टॉक टू योर फैमिली। लाइक मेरे केस में जस्ट माई मॉम, डैड, माई सिस्टर एंड माई फ्यू फ्रेंड्स एंड टीचर, स्पेशली तोशी मैम, बिकॉज आप जैसे तोशी मैम जैसे कूल पर्सन से कॉन्टैक्ट में रहोगे, so you feel motivated, you feel inspired, you feel positive, because that's what the kind of energy ma'am gives, and ma'am like people gives. So you just need to be surrounded with those kind of people who motivates you for what you are aiming for in your life. So yeah, that's it. नहीं बोला इसको बोलने को बात है, इट्स ऑल जेन्युइन बात है। भव्य तुम्हें क्या कहना है बेटा? कैसे तुमने क्या मैम मैनेज किया? सोशल मीडिया, मूवीज, इनके ऊपर मैं तो ज्यादा बोलूंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने भी थोड़ा थोड़ा फॉलो में करता था। लेकिन बस मेरा ये था कि मतलब कोई भी चीज बिल्कुल एक्सेस में नहीं करनी। कभी कभार 5-10 मिनट के लिए खोल लिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल आधा घंटे या 1 घंटे अगर उसमें बर्बाद कर रहे हो, वो तो फिर आप लोगों की गलती है। बाकी मैम फ्रेंड्स वगैरह और टीचर्स की बात तो अलग हो गई, क्योंकि बात ये कि ये आपने हमें सिखाया था कि कहीं ना कहीं हमें अपने पढ़ाई के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। और अगर आप अपने पढ़ाई के लिए सेल्फिश हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी वो बाउंड्री बाउंड्री रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे आपके लिए। जैसे मेरे लास्ट में आते आते ऐसा भी हो गया था कि मम्मी डैडी इवन मार्केट मार्केट तक जा रहे हैं, वो भी मेरे से पूछ के जा रहे हैं कि मेरे को कोई मतलब दिक्कत तो नहीं होगी, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बाकी रिलेटिव्स का तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें बोल्ड होना पड़ता है। मैंने खुद ही ये कह दिया था कि अगर रिलेटिव्स आएंगे तो या तो मेरा कमरा बंद रहेगा या फिर आएंगे ही नहीं। आओ। तो बात ये भी होती है, थोड़ा स्टार्टिंग में ये बात अजीब लगती है, लेकिन बात है कि जब कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन सामने वाले को दिखता है, तो सामने वाला भी इस चीज पे सवाल नहीं उठाएगा। कभी वो आपके ऊपर भरोसा रखेगा। इवन मैं जिम तक जाता था, तो वहां पे भी रैंडम कोई 2 से 3 लोग मेरे को देख के कह रहे हैं कि बेटा आप किसी की तैयारी करते हो क्या? अब बात है कि ये चीज कहाँ से पता चलती है मेरे को? अब मेरे को नहीं पता, मैं उन लोगों की शक्ल तक नहीं जानता, मैं और उनको बन नाम जाता भी है। नहीं जानता। वही बात होती है कि आप मतलब जो काम कर रहे हो वो आपके आपकी शक्ल से दिखाई देगा। ये ओ बात क्या बात बोली। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने समझाई थी कि अगर कोई इंसान झूठ भी बोल रहा होगा, वो भी उसके शक्ल पे दिखाई देगा। कोई इंसान मेहनत कर रहा होगा, वो भी शक्ल पे दिखाई देगा। बात ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड हो, तो सामने वाला भी उस चीज के ऊपर आपके ऊपर भरोसा करेगा उस चीज को लेकर। अच्छा, मैं बहुत ही जेन्युइन सिंपल सा क्वेश्चन है,
पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा, और जनरली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना आजकल के टाइम पे, हालांकि मैं वो प्रवचन नहीं दे रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन पेरेंट्स को सेकेंडरी रखते हैं अगर किसी भी सलाह की या उसकी जरूरत हो। मतलब पेरेंट्स हैं ठीक है, वो मदर से फादर से पे आ जाते हैं, लेकिन एक डिस्कशन उनके साथ, एक अच्छा रेपो बने तो क्या पॉजिटिविटी मिलती है इस तरह की कि हाँ ठीक है, दीज पीपल आर विद मी एंड देयर नॉट, हमें कुछ छुप के नहीं करना पड़ रहा उनसे, छुप के पढ़ाई जो भी कर रहे हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने अपने पेरेंट्स को एक सपना दिखाया कि भाई हम डॉक्टर बनेंगे, तो आपका उसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए भी होना चाहिए कि भाई आपने किसी से वादा किया है, वो भी अपने पेरेंट्स है, तो वो जो वादा किया है उसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देना ही चाहिए, फॉर दिस रीजन ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इट योर ओन एम्बिशन, बट ऑल्सो you have given somebody, and not just somebody but your parents and your teachers, a hope that we are giving 100%। तो क्या वो चीज भी मोटिवेट करती है तुम लोगों को कि पेरेंट्स का सपना पूरा करके दिखाना है? पेरेंट्स की खुशी के बारे में क्या कहना है जो उन्हें हुई जब तुम लोग के मार्क्स आए इस बार? Definitely. Like, it was a kind of मैंने a भी देखी है biggest वैसे। moment हाँ because मॉम आए थे। मतलब मेरे लिए क्या था कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम मैं ज्यादातर अपने मॉम डैड से ही बात करता था। लाइक अगर मेरे कोई मॉक टेस्ट के स्कोर है, सो लाइक मेरे पापा को सारे स्कोर्स पता रहते थे, एंड इट वाज ऑलवेज लाइक द फिजिक्स वाज ओवर द रेड फ्लैग। सो हमेशा पापा मुझे कहते रहते कि फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, किस तरीके से क्या कर रहा है। सो माय फादर वाज ऑलवेज देयर टू हाँ, guide me and to kind of scold me when I'm not scoring good. And my mom is there for like my emotional support. Like she don't want to know my है ना? score, she just want to know me that I'm feeling positive, I'm feeling relaxed, I'm not taking extra stress. And that kind of word when she used to say कि अगर नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा, तू टेंशन मत ले ज्यादा। So that kind of thing, that comfort that their word gives you. So that it is your duty as well to revert that Absolutely. thing and I don't know how can I revert that thing, because it is I would say priceless. So I would Absolutely. just try to revert it with my success so that they would feel happy and proud that they are my parents, and they could say that to relatives, my son is doing this, because now when relatives are calling and they're telling, he'll be doing MBBS, and they're also appreciating. So that kind of pride they feel, that happiness because of me, and I am responsible for that. So I feel really happy and satisfied about that. So I think that's the एंड kind of एक बहुत अच्छी feeling. बात जो मुझे लगती है ना, पता है, पेरेंट्स को ये नहीं चाहिए होता है जो भी रिजल्ट होगा, पेरेंट को सिर्फ Yes. इतना चाहिए होता है कि उसके लिए जेन्युइनली आप काम कर रहे हो। बिकॉज आई नो जब फर्स्ट टाइम नहीं हो पाया था अंश, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी सपोर्ट ही बने होंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हार्ड वर्क करते हुए देखा है। सो दैट्स व्हाट अ पेरेंट वांट, एंड आई रियली वांटेड टू डिस्कस दिस राइट नाउ, बिकॉज हम उस चीज को ना, पता है, हमारे लिए इतनी प्रायोरिटीज हो गई हैं आज के जमाने में, और पेरेंट्स के को दिया गया एक वादा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। पता नहीं कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट करके कैसे चली जाती है जब आपने अपने पेरेंट्स को ही होप दिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका जो डेडिकेशन है वो हमेशा अप्रिशिएबल होता है। हर एक इंसान के पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है कि भाई उन्होंने डेडिकेटली पढ़ाई की है बच्चे ने, और टीचर्स, मुझे भी बहुत खुशी होती है। सो यस, दैट्स गुड। भव्य को क्या कहना है इस बारे में? भव्य के पेरेंट्स तो बहुत ही कूल है वैसे। पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट है। मैम स्ट्रिक्ट की बात नहीं है, मतलब मेरा मैं ऐसा रहता था कि मैं ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाता था, मतलब मैं खुद ही नहीं कर पाता था अगर मैं चाहूँ भी तो बात ये है। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज थोड़ी प्रॉब्लम करती थी कि मतलब उन्हें भी लगता था कि मैं कुछ शेयर क्यों नहीं कर रहा, मैं ज्यादा परेशान तो नहीं हूँ, मैं मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा मेरे को पढ़ाई में। लेकिन फिर कहीं ना कहीं 11th में प्रॉब्लम कंटिन्यू रही, लेकिन फिर 12th में धीरे धीरे जब मेरे को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ, जब मार्क्स आने स्टार्ट हुए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये चीज सवाल करना बंद कर दिया कि मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर उन्हें मैं टेंशन में लगा रहा हूँ तो वो जरूर पूछेंगे, क्योंकि बात है उन्हें भी ये तो मेक श्योर करना है कि बच्चा दिमाग से तो सही रहना चाहिए कम से कम हाँ, तैयारी दैट्स वेरी करते हुए। इंपॉर्टेंट दीज डेज। लेकिन बात वही रहती है कहीं ना कहीं, अगर उन्हें डेडिकेशन अगर आपकी दिख रही है तो वो भी ज्यादा सवाल करेंगे नहीं, वो आप पे भरोसा करेंगे। ट्रू। वो भरोसा बस तोड़ना थोड़ा गलत बात होगी। लेकिन बस वही है कि अगर बच्चों को खुद भी अगर भरोसा है अपने ऊपर, जैसे कभी कभार ये होता था कि अगर कभी कभार पढ़ने का मन नहीं करा और थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो गया, तो वो खुद से बुरा भी लगने लग जाता है कि यार सामने वाले ने हम पे अपना भरोसा रखा है और हम उसको कहीं ना कहीं उसको धोखा दे रहे हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको खुद भी इफेक्ट करने लगती है, वही चीज लास्ट में आके मोटिवेट भी करती है आपको पढ़ाई के लिए। वेल सेड, वेल सेड। चलो, ये तो मैंने कुछ इस तरह की बातें की। एक चीज और पूछूंगी,
कभी कभी जैसे आजकल जैसे मार्क्स नहीं आ रहे थे, मैंने तुम लोग का कभी कभी वो फेज देखा था कि काइंड ऑफ हाउ शुड आई पुट एंशियसनेस, या नहीं ऐसा भी होता होगा ना कि लगातार कुछ कुछ भी ऐसा हुआ, सम इवेंट में भी मार्क्स स्कोर नहीं आ रहा है या पढ़ा नहीं जा रहा है, तो काइंड ऑफ ऐसा होता था कभी कि उस I should not use this, but I'm using this word right now, depression, जो आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित word है. And with due respect and with due, I mean, using this word very carefully and not mocking people who who go through this, but some people take it as as a कि भाई एक बचाव की तरह से कि भाई डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, परेशान हो रहे हैं, माय गॉड ये वो जेन्युइनली होता भी है और मेरी फुल सिंपैथी उन लोगों के साथ है, लेकिन ये भी होता है हालांकि छोटे से परेशानी को, ठीक है मार्क्स कमाए परेशान हो रहे हैं या कुछ, तो उसको बच्चे डिप्रेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर तुम लोग के साथ कभी ऐसा होता था कि यार एक फेज आ रहा है लाइफ में नेगेटिव वाला, हुआ था, आई सीन दैट एंड यू डिस्कस दैट विद मी, तो उसको कैसे डील किया, उसको डील करने का क्या, और ये क्यों हुआ, किस वजह से ऐसे मूवमेंट्स आते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और उन मूवमेंट्स को तुमने कैसे ओवरकम किया? फिर इसके बाद जल्दी से सब्जेक्ट्स के ऊपर आने वाले हैं हम लोग। मैम पहले तो लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील लाइक कि नहीं हो रहा, स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, एंड स्पेशली मेरे साथ होता था फिजिक्स को लेके, फिजिक्स में एकदम से मेरे स्कोर बिल्कुल डाउन चला जाता था। सो पहले तो आई यूज्ड टू लाइक टॉक टू you sometimes or the teachers. So first you just consult your teachers and tell them your problem. They would guide you and kind of motivate you as well. And उसके अलावा अगर वैसे और मुझे मोटिवेशन चाहिए होता था अपनी लाइफ में इन जनरल अपनी प्रिपरेशन के लिए, so I just used to watch the videos of medical college. I don't know why, Oh, but it kind of used to motivate me perfect. that how my life would gonna be if I would make this right. Wow. So that kind of give me a kick कि ठीक है, अभी नहीं आ रहा ना स्कोर, मुझे नीट एग्जाम देना है, मुझे अभी इस टेस्ट के स्कोर से मतलब नहीं है, अभी जो मिस्टेक है उस पर वर्क करके इम्प्रूव करना है ताकि ये एग्जाम में रिपीट ना हो, व्हाट यू यूज्ड टू से। सो इसके अलावा बस यही है मेन, you know, Perfect. talking to your teacher, consulting them, and finding a kind of motivation that give you a kick. एंड परफेक्ट मोटिवेशन वही है कि भाई अपने गोल को अचीव होते हुए देख लो कि भाई यहाँ जाना है मुझे। Yes, ऑसम ma'am. यार, मैं भी सीख रही हूँ आज तुमसे बहुत कुछ। मैं तुमने तुमने कैसे ओवरकम किया इन फेजेस को? मैम बात ये है कि कहीं ना कहीं ये फेज आएगा तो जरूर। हम्म। ये तो हो नहीं सकता कि कोई भी मतलब कोई भी चीज अगर कांस्टेंट चल रही है तो वो ज्यादा टाइम तक चल नहीं सकती। ऐसे ट्रू। फेज जरूर आएंगे कि जब आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, ऐसा भी फेज आएगा जब आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता। मेरे तो कभी कभार इतनी छोटी छोटी बात पे भी हो जाता था कि क्लास में मेरे से पहले किसी ने अगर आंसर दे दिया तो मेरे को इस बात का भी बुरा लग जाता कि मेरे को क्यों नहीं आता ये, उसने हम्म। मेरे से पहले कैसे दे दिया, उसका मेरे से पहले आंसर कैसे आ गया, उसने मेरे से पहले सॉल्व कैसे कर दिया, उसने मेरे से पहले क्वेश्चन कैसे समझ लिया। ये छोटी छोटी बातें आपको परेशान करेंगी और यही चीज आपको पुश अपने आप को पुश करने के लिए मतलब क्या कह सकते हैं फोर्स करेंगी। अब ये चीज आपको कहीं ना कहीं परेशान भी बहुत करेंगी जब जैसे मार्क्स भी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं मेरे को यही लगता था कि लास्ट में तो यही अपने आप को कन्विंस करता था कि यार मार्क्स चलो अभी नहीं आ रहे, आगे आएंगे। और कहीं ना कहीं जब आ जाते थे अगले टेस्ट में तो वो मोटिवेट भी करता था कि हाँ चलो आ गए, कोई नहीं, एक बीच में अगर बुरा वक्त चल रहा है तो कोई नहीं, आगे भी अच्छा वक्त भी आएगा। और बाकी यही है कि ये सब चीजें आपको मोटिवेट करते रहनी चाहिए कि मतलब कोई आपको ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अपने अंदर रखनी पड़ेगी, कोई ना कोई कि आपसे पहले कोई आंसर दे रहा है या फिर आपका कोई क्वेश्चन भी गलत हो गया, सब आपके साथ जो बच्चा बैठा है उसके आपसे ज्यादा नंबर आ गए, आप जेलसी मान गए, हेल्दी वे। ऐसा नहीं है कि मतलब सामने वाले को मतलब क्या कि सामने वाला स्कूटी पर जा रहा है उसे ठोक दिया या फिर ऐसे कुछ, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब बातें मेरे दिमाग में भी आती थी, मैं सोचता भी था, लेकिन मतलब ये सब चीजें अच्छी नहीं रहती ज्यादा टाइम के लिए। लेकिन वही है कि ये जेलेसी आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, जेलेसी आपको कहीं ना कहीं हेल्दी पुश वे में। करेगी। हाँ। डिस्क्लेमर एवरीवन। बट ओके। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना हाँ हाँ चाहूंगा। प्लीज। मेन क्या है कि कंपटीशन आपका, जो ये बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं इनके साथ नहीं है, इट्स अ बिगर कंपटीशन। पूरे इंडिया में ऐसे काफी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उन राइट। सबके साथ आपका कंपटीशन है। एंड काफी बच्चे ऐसे हैं जो काफी अनप्रिविलेज्ड हैं लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज अब रिसोर्सेज काफी अवेलेबल हो चुकी हैं बच्चों के पास भी, वो ट्रू तो इसलिए दैट। वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। तो मुझे वो भी एक रियलाइजेशन था कि somebody is studying right now when I'm sleeping, you know, you used to say that, सो आई शुड गेट माई सेल्फ नाउ। अगर मुझे भी नींद आ रही है ना, बाद में सो लेंगे, जैसे अभी सो रहे हैं, अभी पढ़ लेते हैं।
सो वही है कि कंपटीशन ये नहीं कि आसपास ही है, पूरे इंडिया के साथ कंपटीशन है, तो बस उसका रियलाइजेशन होना चाहिए, वो आपको एक तरीके से मोटिवेट करता है ये। अमेजिंग अमेजिंग, सो वेल सेड, फैंटास्टिक। तो ये मैंने कुछ उन कॉर्ड्स को टच किया जो बच्चे हमेशा परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आना चाहूंगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी सबसे पहले तो मैं, जो सब बच्चे पूछते हैं, कितने घंटे पढ़ते थे अंश? पूरा दिन। पूरा दिन? तो पढ़ लोगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई टॉपर ये बोलेगा कि मैं कैन यू दस डिफाइन इट इनटू आवर्स कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए? नहीं, बिकॉज इट्स अबाउट टॉपिक सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक एक दिन में कवर करने हैं, क्या चीज आपको सुबह के टाइम, जैसे आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, जो भी आपके पूरे दिन में किसी भी टाइम लेक्चर हो रहे हैं, उसमें क्या टॉपिक पढ़ाया है, उसके बाद आपको उसको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उसमें आपको पूरा दिन लगे, आधा दिन लगे, कितना भी लगे, यू जस्ट हैव टू हम्म, कंप्लीट तो इट। यूज्ड टू रोज सेट अ का टारगेट काम फॉर रोज योरसेल्फ। करके सोना है, दैट्स इट। ओके, फैंटास्टिक। भव्य कितने घंटे पढ़ता था? मैम फिक्स नहीं था। बात ये कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि 6 घंटे पढ़ लूंगा, 12 घंटे पढ़ लूंगा तो कुछ ना कुछ उखाड़ लूंगा मैं जैसे अपनी तैयारी में। लेकिन बाद में जाके ये सब रियलाइज हो जाता है, ये सब मोह माया है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में आके अगर मैं सही बताऊं तो जब आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि आपने दिन में कुछ ना कुछ अपने लिए प्रोडक्टिव किया है, जब आपको खुद लगे कि आपने दिन बर्बाद नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ कि भले ही आप फिर 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़ ले, 15 घंटे पढ़ ले, 2 घंटे का काम भी 15 घंटे में किया जा सकता है, 15 घंटे का काम भी 2 घंटे में किया जा सकता है। जब तक आपको खुद ना लगे कि आप प्रोडक्टिव आपने काम किया है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपका दिन वो सक्सेसफुल गया है। राइट, मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ पढ़ाई हुई है, याद हुई है चीजें, यानी कि बुक हाथ में थी। आई गॉट द पॉइंट, ओके ग्रेट, वेल सेड। अब मैं सबसे पहले भव्य से एक बात पूछना चाहूंगी। ट्वेल्थ के बच्चों का एक, हालांकि बच्चे अलग से भी पूछेंगे मुझे पता है, एक बहुत ही टाइम ऑनर्ड क्वेश्चन होता है कि भाई, भैया भैया आपने ट्वेल्थ के साथ इलेवेंथ कैसे मैनेज किया था भैया? कैसे मैनेज किया था भैया? भैया को आधे से ज्यादा टाइम पता नहीं था कैसे मैनेज करना है। हाँ। लेकिन अब मैं सही बताऊं तो अभी जैसे टाइम चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो अभी पहले 12th कंप्लीट कर लो, मैं सही यही बोलूंगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी लगता था, जब अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, कि मैं भी कर लूंगा 11th में, मैं तो 30 मार्क खा लूं, मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन बात ये कि नहीं होने का। तो अगर आप 12th के साथ साथ 11th पे भी फोकस करोगे, 12th भी आपके हाथ से जाएगी। बात है कि ये बात मेरे को एक सीनियर ने समझाई थी मेरे, कि बात है कि 11th कहीं ना कहीं अगर वीक है तो वो आप बाद में सही कर सकते हो, 12th अगर आपकी वीक रह गई तो वो बाद में आप सही नहीं कर पाओगे, फिर आपको ड्रॉप ही लेना पड़ जाएगा। तो बात है कि मैक्सिमम नवंबर या दिसंबर, अगर आप कोई कोचिंग वगैरह या फिर आप मैम से भी पढ़ रहे हो, तो मैम भी मैक्सिमम 12th का सिलेबस मैम ने हमारे नवंबर तक कंप्लीट करा दिया था। ज्यादातर टीचर्स नवंबर तक 12th का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो बात है उसके बाद जो दिसंबर, जनवरी और मैक्सिमम फरवरी का भी जो टाइम आएगा, बोर्ड से जस्ट पहले तक का टाइम भी आएगा, ये जो 2.5-3 महीने आएंगे, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे। इसमें आप 11th पढ़ोगे, 11th अगर आप आधे से 12th कंप्लीट करने के बाद पढ़ोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आपको इतनी भी बेकार नहीं है 11th आपकी। केमिस्ट्री में तो आपको आधे मैक्सिमम चीज आता है। 11th के साथ भी कंप्लीट हो गया था तुम्हारा, ऑर्गेनिक एंड ट्वेल्थ के साथ करा देना, मतलब ट्वेल्थ और 11th। मैम ये बात भी होती है कि फिजिक्स से बच्चों को डर लगता है, लेकिन फिजिक्स में सही बताऊं, 12th की फिजिक्स पूरी पढ़ने के बाद 11th की फिजिक्स मेरे को बिल्कुल भी, अब मेरे को डर ही नहीं लगता था। जब मैं नवंबर में स्टार्ट फिर किया, मेरे को इसका लग रहा था फिजिक्स कि का डर कैसे खत्म किया? बच्चों में बहुत ही फिजिक्स का डर होता है। मैम कहीं ना कहीं डरना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बात ये कि हम जितना ज्यादा डरेंगे उतना ही ज्यादा हमारे स्कोर नीचे जाएगा। बात ये कि कॉन्फिडेंस इज द की, क्योंकि बात ये कि जितना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मेरे साथ ये होता था कि मैं फिजिक्स से वही डर लगता था। बात ये प्रैक्टिस घर पे थी नहीं कहीं ना कहीं, इतनी डर लगता था। फिजिक्स बाद में भी लास्ट में अटेम्प्ट करता था पेपर में। बात ये लास्ट में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे और जल्दी जल्दी में गलतियां भी करोगे। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने ऐसा कर लिया कि मैं फिजिक्स पहले करता था, क्योंकि बात ये बायो कहीं ना कहीं लास्ट में आपको जो चीज याद है उसी के बेसिस पे आप कर पाओगे बायो आंसर। तो बात ये, बायो आप जल्दी जल्दी में कर लोगे, तब भी फिजिक्स आप जल्दी जल्दी में नहीं कर पाओगे। मेरा तो ये रहता था कि मैं सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में बायो। ये चीज आपके ऊपर हो सकता है आपके लिए काम ना करे, लेकिन आप अपना कुछ ना कुछ तरीका निकालो। हर बच्चे का अलग अलग तरीका होगा इस चीज से निकलने के लिए। अंश बेटा, मुझे ये पूछना तुमसे कि व्हाट आर, इफ आई जस्ट सिंपली आस्क यू, व्हाट आर दोस 4 इम्पोर्टेंट थिंग्स जो पढ़ाई के वक्त तुम्हें ध्यान रखनी है? मतलब ये 4 चीजें तो हमें कंसिस्टेंटली करनी है ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन, स्पेशली व्हेन यू आर ड्रॉपिंग। 4 चीजें, 4 या 5 जो भी आपका काउंट हो, ये 5 चीजें कंसिस्टेंटली करनी है तुम्हें एवरी डे। ठीक है, कभी कभी हो सकती है प्रॉब्लम, इन्हें करनी है। व्हाट डिड, बिकॉज आई हैव सीन योर कंसिस्टेंसी, सो व्हाट वर दोस 4-5 थिंग्स दैट यू would say that these are consistently should be done?
मैम पहले तो अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो तो जो आप पढ़ रहे हो रोज वो लेक्चर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, ऐसे कोई बैकलॉग इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो अगर हो अ, जाए तो? अगर हो जाए तो नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि लाइव ही ठीक लेक्चर है, अटेंड बीमार करो। पड़ गया, अगर किसी की तबीयत हो जाए खराब हो गई। तो जो आपके वीकेंड्स हैं या जैसे भी, चलो उस पर भी आगे आएंगे। सो हम्म, पहले तो आपके जो अच्छा, लेक्चर्स हैं कोशिश करो कि पूरा ओके सर। वो कंप्लीट रहने चाहिए। फिर उसके बाद पहले आपके जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट रहने चाहिए। फिर उसके हाँ, बाद आपकी क्लास नोट्स बने रहने चाहिए ताकि आप यू हैव अ रेफरेंस टू लर्न थिंग्स फ्रॉम। सो पहले क्लास नोट्स बनाने हैं, उसके बाद उन्हें याद करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड उसके बाद टेस्ट देना है रेगुलर बेसिस पे। इन्हीं चार चीजों को रिपीट रिपीट पे करना है। ठीक है। अगर बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है सो डोंट रैंट अबाउट इट कि मैंने 3 दिन या 4 दिन मेरे वेस्ट हो गए। क्योंकि अगर वो 3 दिन 4 दिन वेस्ट हो गए ना, अब उस चक्कर में हम आगे के 5वें और जो हमारा 6th डे है उसको भी वेस्ट कर रहे हैं। सो जस्ट लीव इट, बिकॉज पास्ट को हम नहीं फास्ट इज कुछ कर फास्ट। सकते। वी नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट राइट नाउ। सो अभी वो वेस्ट हो गया टाइम, लीव दैट। अभी प्रेजेंट पे फोकस करना है कि अभी प्रेजेंट पे जो चल रहा है उसको फोकस करते हैं, एंड साथ में पैरेलली ये भी चल रहा है कि जो पास्ट में छूट चुका है उसको भी मैनेज करें। ठीक है। सो यू नीड टू मैनेज योर टाइम। यू डोंट हैव टू टेक आउट लाइक अपने जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपको टाइम कट करके उसके लिए निकालना है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। वो आप कैसे कर सकते हो? जैसे आपको कोई टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, ऑब्वियस ही बात है। आप लास्ट में पहले लैग कर रहे हो तो अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे आपको पता है कि आप क्लास नोट्स अभी बना रहे हो, आप घर पे जाके उसको याद करोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है। सो उस टाइम को आप सेव कर सकते हो। आप लेक्चर अटेंड करते समय जो बीच में टाइम मिलेगा उसी वक्त याद कर सकते हो, या क्लास के साथ साथ याद कर सकते हो, कि ताकि बाद में याद करने में थोड़ा कम टाइम लगे। ठीक है। सो यू हैव सेव दैट टाइम। अब वो जो आपने टाइम अपना सेव किया है, ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आपको उस टाइम को किसी और चीज में यूटिलाइज करना है या जो आपका पीछे छूट चुका है उसको कवर अप करना है। ठीक है। सो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। यहीं पे ही थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि स्टार्टिंग में सब लोग बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, लेकिन जब एंड का टाइम आता है ना, वो बैकलॉग सभी स्टूडेंट्स के साथ रहता है। मेरे साथ भी था कि लेट्स से मेरा सॉलिड चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, क्लास में हो चुका था, मेरा कंप्लीट नहीं था, हम्म, लेकिन मुझे पता था मेरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही मेरा टेस्ट की इसलिए डेडलाइन आ हटवा रही दिया थी, बेटा मैंने। एनीवेज कंटिन्यू। नहीं एक्चुअली फिजिक्स वाला सॉलिड अच्छा, चैप्टर। फिर से सॉरी, रुक। ठीक है। तो जैसे मेरी टेस्ट की डेडलाइन आ रही है तो हाँ, उससे एक हफ्ते पहले जो भी मैंने स्केड्यूल बनाया कि मेरी जितनी बजे भी क्लासेस रहती है वो सब लिखा, एंड उसके अलावा मैंने फाइंड करा कि मैं किस टाइम मोस्टली फ्री रहता हूँ। ठीक है। तो उस टाइम जो मैं ओ, फ्री रहता हूँ वो मुझे अब नहीं रहना, उस टाइम पे सॉलिड के लेक्चर्स देखना है और उसके क्वेश्चन कवर करना है। सो यू नीड टू प्लान दैट आउट। अगर आपके बैकलॉग है उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली चल रहे हो अपने क्लास के साथ, ये जो आपके टेस्ट के स्केड्यूल्स है उसके साथ, तो आपको फिर ये सब प्लान करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एंड गिविंग टेस्ट एंड एनालाइजिंग देम, दैट्स इट। मतलब ये चार चीजें कि अपना क्लास, एक तो क्लास के टाइम पे कोई ये मतलब बच्चे जानते, कुछ मैंने ऐसे देखे हैं कि क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें लगता है कि भाई दिस इज जस्ट स्केड्यूल, इसको कर लिया, लेकिन हम तो अंत नहीं, में घर जाके अपने आप जब पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। सो वी शुड जस्ट पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन द क्लास, दैट्स व्हाट यू वांट टू से, राइट? यस और मैम। क्लास नोट्स बनाना बहुत जरूरी है एक्चुअली आई यूज्ड टू डू इज दैट कि जैसे क्लास ओवर होते ही मैं अपने नोट्स भी रिव्यू नहीं करता था, मैं डायरेक्ट पीछे बोर्ड है वहां पे लिखना शुरू हो जाता था ना। कि आज मैम ने क्लास में क्या पढ़ाया, पॉइंट वाइज पॉइंट, कि स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, उसके बाद क्या पढ़ाया था, उसके बाद क्या पढ़ाया था, फटाफट उसको रिवाइज कर दिया। एंड जहाँ पे भी मैं अटका ऑसम। कि लेट्स से आई फॉरगॉट दिस थिंग, सो आई जस्ट लुक इट अप इन द बुक। बिकॉज मेरे किसी टीचर ने बात बोली थी, जब हम रिवाइज करते समय किसी चीज को रिव्यू करते हैं तो वो चीज हमारी डीप मेमोरी में ज्यादा जाती है एज कम्पेयर टू जस्ट हम रैंडमली किसी चीज को रीड करे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया अगर बात। हम उसको सोचते समय और फिर बहुत दिमाग लगाते हैं कि इसमें क्या था क्या था, एंड फिर उसको रिव्यू करते हैं, तो वो आपकी डीप मेमोरी में जाती है। तो इसलिए पहले रिवाइज करो क्लास के जस्ट बाद आते ही। एंड वैसे ये करना नहीं चाहिए, थोड़ा अनसेफ है, लेकिन अगर आप किसी और के साथ आते हो अपने कोचिंग से आते समय वापस, सो मैं कोचिंग से आते समय भी लाइक रिवाइज कर रहा होता था अपने ब्रेन में कि आज मेरी क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया, तो वहां पे भी आप ओके। टाइम सेव कर सकते हो। आते समय या ट्रेवल करते समय आप सोच सकते हो दिमाग में कि आज क्या क्या पढ़ा है, rather than just thinking ये about बहुत different ही सही बात बताई। इनफैक्ट क्लास के तुरंत बाद से रिकॉल कर लेते थे पूरा तुम stuff। अपने ही शब्दों में। ये तो वाकई बहुत कमाल की चीज है। एंड इससे उसके तो बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। कितना सारा टाइम बच गया। फैंटास्टिक। रिविजन्स कैसे करते थे तुम? रिवीजन के लिए फिजिक्स के लिए अगर मैं बात कितने करूँ कितने तो टाइम पे, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ तो मैं रिवीजन कैसे करूंगी चीजों को?
एक्चुअली रिवीजन ना, आप टेस्ट सारे टीचर्स शेड्यूल करते हैं आपके लिए, तो जो टेस्ट है ना, दे आर काइंड ऑफ थिंग फॉर योर रिवीजन, क्योंकि उसमें आपका पिछला सिलेबस भी आता है। सो उस टेस्ट की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोशिश करो उस टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर सको और उसके लिए अच्छे से पढ़ सको। तो अगर आप अपने टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ते रहोगे, आपका पिछला रिवीजन होता रहेगा। लेकिन जनरली बच्चे टेस्ट को फोकस नहीं रखते, वो सोचते हैं कि हम बाद में कभी रिवाइज करेंगे टाइम निकाल के, वो टाइम फिर कभी नहीं आता। कभी नहीं सो आता। इट्स बेटर कि जैसे ही वो स्केड्यूल जब आ रहा है आपके टेस्ट का, जैसे मैम भी आपके जो बिग 4 लेंगी, बिग 8 लेंगी, जो भी मैम लेती हैं पास्ट चैप्टर्स के टेस्ट, तो वो उनके लिए प्रिपेयर करो। अगर 8 चैप्टर का टेस्ट है तो चाहे मुझे आज रात को, ठीक है, सोने को बिना मिले, मुझे वो 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, देवर नहीं, पर आज टाइम्स। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैम से कह दे कि मैम अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है, टेस्ट पोस्टपोन कर दो। ये भी तो कर सकते हैं हम, ये आई बताएंगे मीन, तो। मैम आप तो बहुत अच्छा, आप कभी कभी कर भी देते थे, लेकिन अगर मैं अपने बायो वाले टीचर के बारे में बात करूं, वो नहीं हाँ, करते थे, चाहे हम कितना भी बोले उनको। ठीक है, वो उल्टा हमें डांट के भेज देते थे। ठीक है, सो उसके लिए क्या बहुत करता सही करते था, थे। बायो में कभी कभी ऐसा होता था कि 10-12 चैप्टर्स एक साथ आ रहे होते थे। सो कभी कभी पूरी रात रात भर जग के मैं एनसीईआरटी रटे जा रहा हूँ, मतलब पूरी रात नहीं नो, सोया, सब फिर जब लोग टेस्ट। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इट्स नॉट अ केक वॉक एंड इट्स हाँ, वर्थ इट। हाँ। और फिर टेस्ट से आने के बाद फिर आई यूज्ड टू स्लीप, लाइक फिर वो खुशी भी होती थी सोने की, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रीट टू यू। और तो रिविजन्स कैसे करते थे भव्य? व्हाट अबाउट रिविजन्स? मैम पहली कोशिश तो मेरी यही रहती थी क्लास में एक बार जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तभी इतने अच्छे से पढ़ ले कि ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली रिवीजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बात यही कहीं ना कहीं रिवीजन आपका टाइम तो लेगा। और अगर जितना आपको डिटेल में रिवीजन करना पड़ेगा उतना ही या तो आपने कम अच्छे से पढ़ा है पहली बार में। तो मेरा पहली कोशिश तो यही रहती थी कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, या तो मैंने एक बार में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और उसके बाद रख दिया। बात ये टेस्ट आते रहेंगे, रिवाइज होता रहेगा। कभी ऐसा लगा कि 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उसके बाद दोबारा रिवाइज कर लिया तो वो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता था कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है। कभी कभार लगा कि यार ज्यादा टाइम हो गया तो एक बार नोट्स पलट के देख लिए, डिटेल में रीड नहीं करे, पलट के देख लिए, क्योंकि बात है कि एक बार में अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो वो बस एक बार पेज देख के याद आ जाएगा, आपके वो मेमोरी में ही वो बात आ जाएगी कि हाँ ये उस पेज पे वहां पे हाँ, हाँ। नीचे लिखा हुआ है या फिर उस पेज में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन करते वक्त आपको याद आ जाएगा, आप रिवाइज करोगे। जैसे अभी भैया बताया था कि मतलब कभी कभार अगर रात में नहीं सोने को मिल रहा टेस्ट की वजह से, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, आपको इवन रियलाइज भी नहीं होगा कि आप कितने देर तक जग चुके हो। कभी कभार ऐसा भी होता था कि रात में हम 12 सवा 12 तक भी हमारे डाउट डिस्कशन वगैरह एक्सटेंड हो जाते थे। उसके बाद भी अगर हम डाउट और कर रहे हैं कि मैम ने जो समझाया वो समझ में आया भी या नहीं आया, तो पता चल रहा है 3 बज गए, 4 बज गए, और हम घड़ी में देख के पता चल रहा है एक्चुअली कि टाइम क्या हो गया है। तो वो चीज ज्यादा मैटर नहीं करती। और बाकी बस फिर यही होता है कि जब टेस्ट में आप वो क्वेश्चन आपके सामने साथ के साथ बन रहे होते हैं तब आप अकेले में ही हंस रहे होते हो, वो थोड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ यार क्वेश्चन बन तो रहे हैं अभी। बात ये वो मेहनत कहीं ना कहीं लगती है कि हाँ वो मेहनत काम आ रही है। बाकी सही है। ऑसम। बढ़िया यार। आज इन लोगों को तो मिला ही होगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। हमेशा एज ऑलवेज आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। सो हर एक में कुछ खास बात होती है, सो फैंटास्टिक। बाकी आई एम डायरेक्टिंग यू टुवर्ड्स दीज स्टूडेंट्स, अब ये लोग अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी पूछना है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना। बिकॉज पता है वो प्रॉब्लम मैं भी डिस्कस करूंगी आपसे, और भी स्ट्रेटेजी सेशंस होंगी जिसमें सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगी। ये लोग बिजी हो जाएंगे, हालांकि मैंने पकड़ के दोबारा भी ला सकती हूँ कि नहीं, जब वो अपने अब उस अवतार में आएंगे डॉक्टर वाले और तब बात करेंगे तो आप और भी मोटिवेट फील होगे। तो लेकिन अभी के लिए आप लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि एक वैसे तो ये हम इन लोगों के लिए ये लोग पढ़ ही रहे हैं मुझसे, लेकिन ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी की कुछ लोग ये करते थे, ऑनलाइन पढ़ के क्या समझ में आएगा, ऑफलाइन पढ़ के क्या समझ में आएगा, डज इट रियली मैटर, या फिर बस समझ में आ रहा हो ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन? ये मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब क्या, क्योंकि तुम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा है। सो व्हाट डू यू थिंक? मैम आंसर। डेफिनेटली नॉट अ बिग डिफरेंस, इट्स जस्ट कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, मतलब किस सीरियसनेस के साथ पढ़ते हो, वो इम्पोर्टेंट है दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन में। क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चे अगर क्लास में हैं, ठीक है, 100-200 जितने भी बच्चे होते हैं क्लास में, और ठीक है, दोस्तों। वो, हाँ होते हैं कभी कभी, ऐसे तो ऐसी क्लास में तो थे हम कि 200-200 बच्चे बैठे हैं, बैठने की भी जगह नहीं है, लाइक मतलब लिख भी कैसे सकता है कोई नोट्स। तो बड़ी कोशिश करके हम नोट्स लिखते थे। एंड उसमें कुछ बच्चे तब भी सीरियसनेस के साथ पढ़ते रहते थे, देखते रहते थे सर क्या बोल रहे, क्या सुन रहे, लेकिन कुछ बच्चे अपना अपना बात करते रहते थे आपस में।
ठीक है, उनको नहीं पता क्लास में क्या चल रहा है। सो चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ठीक है, इट्स ऑल ऑन योर सीरियसनेस कि That's जब लेक्चर चल रहा है आपका ध्यान सिर्फ आपके टीचर के ऊपर होना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहा है, किस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं, एंड आपको उसको समझने पे ध्यान देना चाहिए कि फिर से मौका नहीं मिलेगा ये चीज समझने का, भले रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, डोंट रिलाई ऑन देम, इट्स समटाइम्स जस्ट फॉर द रेनी डे एज मैम यूज्ड टू से। इट्स कि कोशिश करो कि जो लेक्चर है उसको तभी के तभी लाइव अटेंड करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि यार ये तो ऑनलाइन है ना, ये तो रिकॉर्डेड मिल हाँ जाएगा, इट्स नॉट दैट, ठीक है। बिकॉज वो बात कभी आता नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला था, हम सोचते हैं कि वो हम कभी स्केड्यूल बनाएंगे, लेकिन वो आता नहीं है फिर कभी, क्योंकि वो ही ना आगे का काम आता चला जाएगा, तो पिछले को मैनेज किस तरीके से करना है उसके लिए फिर पूरा प्लान करना पड़ेगा। सो वाई टू यू नो स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन दैट। इसके अलावा बस यही है। what about Bhavya? Bhavya is not prepared for the question. मैं कहना नहीं चाह रहा, स्टार्टिंग में जब पापा को पता चला था कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मेरे को भी भरोसा नहीं था कि ऑनलाइन में हाँ पढ़ूंगा कैसे मैं। ऑनेस्ट, तो हाँ मैम फिर बात ये कि इसमें यही होता है कि कोई कहीं पे भी आप अगर ज्वाइन करोगे, अगर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहे हो, मैं कॉलेज में भी ज्वाइन करने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं भरोसा तो मतलब ऐसा डाउट तो रहता है यार कैसे होगा, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन में पढ़ भी पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन ये सब चीजें तब तक ही होती है जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है। क्लासेस एक बार स्टार्ट हो जाए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो ये चीजें मैटर नहीं करेंगी आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं वो आपका एक रूटीन बन जाएगा। जैसे अभी तक भी इवन मैं मेरे फोन में अलार्म लगा हुआ है 8:30 बजे का कि तोशी मैम क्लास करके, वो हर रोज 8:30 बजे अलार्म बजता भी है। पता नहीं बस आदत पड़ चुकी है ऐसी। लेकिन वही बात है, ये चीज आपको ज्यादा टाइम तक प्रॉब्लम नहीं करेगी और आपको बल्कि बढ़िया लगने लगेगा। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाता था। तो यही था कि ऑनलाइन में मेरे को फायदा हुआ कि बल्कि हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती थी, मैं उसे अगली क्लास से अगर 2 घंटे पहले मैंने उसे 2x पे करके जल्दी से कंप्लीट कर दिया तो मेरे अच्छे से एक बार और रिवाइज हो गया। तो बात ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज का आप कितना अच्छे से फायदा उठा पा रहे हो या फिर अरे अगर आप नुकसान कर रहे हो अपना। इट्स ऑल अबाउट फायदा उठाना। वेरी गुड। चलो भाई बच्चों, शुरू हो जाओ, तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं, शूट। किसी को कुछ पूछना है या सब निहारना है जैसे कि तुम हमेशा करते हो? Yes, ma'am. I have 4 to 5 questions to अरे ask 4 to 5, I was ready. Okay, go on, shoot बेटा। Okay. तो सबसे पहले मुझको पूछना था कि आप लोगों का लाइक स्लीप स्केड्यूल कितना होता है, लाइक कितने आवर्स, एंड उसको मैनेज करना, कभी बीमार हो गए तो वो जो नैप टाइम होता था एंड वो सब चीजें कैसे मैनेज करते थे? अगर मैं बात करूँ स्लीप स्केड्यूल की, तो वो काफी डिसबैलेंस रहता था। इट्स ऑल डिपेंड कि वीक में टेस्ट आ रहा है या नहीं। अगर टेस्ट आ रहा है तो कभी कभी डिसबैलेंस रहता था, लाइक कभी 5 आवर्स स्लीप, कभी 6 आवर्स। लेकिन जब सपोज कोई ऐसा रश नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं आ रहे, सो 8 आवर्स स्लीप भी हो जाती थी, कभी कभी 9 आवर्स स्लीप भी हो जाती थी। सो इट्स मैनेजेबल कि कभी अगर 8-9 घंटे की हो रही है तो कभी 4-5 घंटे की भी चलती है, या हाँ, कभी कोई स्लीप चलती भी नहीं है। सो इट्स बहुत लाइक ही होता था। ऑन एंड ऑफ टाइप सिचुएशन। लेकिन उसके अलावा अगर कभी आपकी हेल्थ स्ट्रगल कर रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट यूज टू मतलब अगर बिल्कुल ही हेल्थ खराब है तो रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग, 1.5x की स्पीड पे देख के कर लो उसको सॉल्व। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेल्थ में लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो तो कोशिश करो कर लो, क्योंकि फिर बाद में छूटेगा तो कैसे कवर करोगे। कभी भी ऐसा होता था, आई यूज्ड टू फील अनवेल बट स्टिल आई यूज्ड टू एटलीस्ट अटेंड द लेक्चर, क्योंकि मुझे ये वो ही ना वो कंडीशन है फोमो वाली। मुझे लगता था और बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैं ऐसे नहीं बैठे रह सकता, तो वो और मैं बीमार ही हो जाऊंगा अगर उस कंडीशन में रहूंगा। लाइक मेरा लास्ट ईयर मतलब इन द मंथ स्टडीज ऑफ वाज हीलिंग सितंबर फॉर यू, एक्सीडेंट भी दैट्स हुआ था ग्रेट। एंड माय हैंड वाज इंजर्ड, बट स्टिल आई गेव ऑल द टेस्ट। मैंने हालांकि लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे क्योंकि काफी ज्यादा पेन था, लेकिन आई गेव द टेस्ट अगेन ड्यू टू फोमो। सो हैव फोमो फॉर अ गुड रीजन, दैट्स इट। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, बिफोर भव्य सेज एनीथिंग, कि कभी कभी क्या होता है पता है, आप जैसे कोई, जैसे बचपन में हम भी बीमार पड़ते थे तो स्कूल नहीं जाना, rather than टीवी खोल के देख लेना या कुछ गेम खेलना, rather than this, over a period of time I understood कि why should these things can be healing for me, like पढ़ना भी हीलिंग क्यों नहीं हो सकता आखिर? हो सकता है ना, जब कुछ अचीव कर लिया, आज मैंने ये समझा, वाओ। Especially like if you want to be a doctor, so study is a part of your life now. It's integral दैट्स part. राइट।
ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि वह बिल्कुल तबीयत ज्यादा खराब हो तो अपने आप को स्ट्रेस करो, या तो आराम करो या पढ़ो Yeah. ना। बच्चे आराम की आड़ में बहुत कुछ करते हैं जान भी। आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू माय डियर। ओके, चलो और क्या पूछना है पूछो। अब भव्य से मैं ये तबीयत खराब वाला सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि ये जिम पर्सन है, बीमार नहीं पड़ता ये। मैम अंश मेरे से नहीं पड़ा था। मैम मैं खुद भी ज्यादा बड़ा जवाब देना नहीं चाहूंगा। तबीयत हाँ खराब में तो ये कहता था कि भाड़ में जाए, मेरे को तो करना है, भले वीडियो ऑन नहीं करूंगा तो क्लास तो अटेंड हो ही सकती है। हाँ, मुझे याद है तुम्हें हेडेक होता था कभी कभी, Hmm. और तब भी पढ़ते बाकी क्लास। मैम बाकी स्लीप शेड्यूल में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं इससे पिछले साल स्त्री शरीर में पूछेगा नहीं, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं सोता था, ये तो इसका तो अजीब ही था हाँ, मामला। मैम मैम उसको तो नींद भी नहीं आती थी, वो बोलता था खुद क्लास हाँ, में। 3 घंटे नींद नहीं आती इसको, तो हाँ, स्लीप मैम शेड्यूल। बस मैम ऐसा नहीं है नींद नहीं आती थी, बस 4 साढ़े 4 घंटे सोता था। डिफरेंस है दोनों में, भले ही ज्यादा नहीं है लेकिन है थोड़ा। इतना सोते थोड़ी बेटा। हाँ, मैम वो भी कभी कभार कम कर देता था, कॉफी जब हो जाती थी रात में। नहीं भाई, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी कि 4 साढ़े 4 घंटे सो, इसकी बात मत सुनना। कम से कम 5 से 6 घंटे तो, मैं यू हैव अ टेस्ट वेस्ट नहीं है तो 7 घंटे की नींद जरूरी है। और 24 - 7 कितना होता है मुझे पता नहीं, पर जितना भी होता है दैट इज इनफ फॉर यू टू वर्क हार्ड। जानवी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम मेरे को ये भव्य भी ऐसे पूछना था क्योंकि आई गेस ही इज द वन जिन्होंने 12th के साथ नीट भव्य किया से करा पूछो। है। हाँ, लाइक नॉर्मल स्कूल्स होते हैं नॉट डमी, तो उसमें एग्जाम्स के साथ साथ और नीट की प्रिपरेशन में ना कई बार लाइक सिलेबस आगे पीछे हो जाता है, तो उस चीज को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? सजेशन। यार इसमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरा डमी एडमिशन था। लेकिन मैं फिर यही कर पाऊंगा कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, जैसे एक मेरा दोस्त था दिव्यांश, वो भी रेगुलर स्कूल जाता था, या फिर श्रद्धा एक दोस्त रेगुलर स्कूल जाती थी, उसे इवन कैश प्राइज भी मिला 11,000 रुपीज का अपने स्कूल की तरफ से। उसने टॉप भी किया है अपना स्कूल 12th में। तो बात ये कहीं ना कहीं ये आपको अपने आप को पुश ही करना पड़ेगा कि बात ये कहीं ना कहीं कि सामने वाला अगर आराम भी कर रहा है तो आपको वो टाइम नहीं मिलेगा, वो आपको सेक्रीफाइस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। कि वही है कि वो लड़की ऐसी थी कि मैं उसे देखता था, वो इवन 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं सो पा रही है। 2 घंटे भी नहीं सो पा रही है लेकिन तब भी वो मतलब एक्टिव रहती थी, वो हर चीज करती रहती थी। बात ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें खुद ही मैनेज करने से होती हैं, और कहीं ना कहीं आप आगे आगे चल के जब देखोगे कि आपने कैसे मैनेज किया तो कहीं ना कहीं आपको ये मोटिवेट ही करेगी कि कहीं ना कहीं हमने इतना बुरा टाइम भी अगर देख लिया कि अगर जैसे हमारा कल एग्जाम है और हमें मतलब टेस्ट भी देना है कोचिंग वगैरह में, और वो भी हमने किसी तरह मैनेज कर लिया, तो नीट एग्जाम या फिर कोई ना कोई ऐसा आगे चल के कोई मॉक टेस्ट वगैरह, ये क्या ही बड़ी बात रह जाएगी आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करने में आसानी करेगी। बेटा कहीं ना कहीं समझ में आ गया तुम्हें। और पूछो जल्दी जल्दी। मैम हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अंश। प्लीज आस्क। भाई एक बात बताओ कि कब तक हमारा पूरा फाइनल टच हो जाना चाहिए सिलेबस पर, हमारी साइड से, ना कि टीचर की। अगर सिलेबस की बात करें तो देख, सिलेबस जो होता है ना वो शिफ्ट में चलता है। पहले शिफ्ट में अक्टूबर तक हो जाना चाहिए अपनी तरफ से। चाहे आगे के चैप्टर्स अभी टीचर बाद में कराएंगे, लेकिन हम थोड़े से पहले से पढ़ के रखेंगे, क्योंकि अक्टूबर से मुझे लगता है अगर आप टेस्ट दोगे तो काफी बेस्ट है, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता है कि उसके बाद से टेस्ट शुरू हो ही जाने चाहिए। अगर आप तीनों सब्जेक्ट का एक साथ 3 घंटे 20 मिनट बैठ के टेस्ट नहीं लिख रहे हो, सो यू नॉट इन राइट ट्रैक फॉर योर प्रिपरेशन। सो उन टेस्ट में कभी भी क्या होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो आपके भी कोचिंग में नहीं करवाए, ठीक है, तो उन टेस्ट के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं तो मुझे लगता है कि अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करके रखो विद द सिलेबस एंड जस्ट गो विद देम। ठीक है, ऐसे कोई ज्यादा आगे का पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो करंट है वो भी मैनेज ढंग से नहीं हो पाएगा और आगे का भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जस्ट गो विद योर टीचर्स, ठीक है, क्योंकि उनको भी रहता है कि दे नीड टू कंडक्ट टेस्ट आफ्टर दैट, तो इसलिए वो सिलेबस को मैनेज करके रखता है। सो मैं तो टीचर्स के अकॉर्डिंग ही चलता था कि क्या चल रहा है, उनके टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपने सिलेबस को आगे लेके चलता था। लेकिन हर जगह ऐसे लास्ट ईयर भी देखा था मैंने, दिसंबर जनवरी तक आते आते ऑलमोस्ट हर जगह सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे। सो अक्टूबर तक मेरे एंड से हो चुका था, क्योंकि आई वाज अ ड्रॉपर, सो थोड़ा बहुत मैंने पहले पढ़ा हुआ था। लेट्स से बायो के मेरे नोट्स बने हुए थे 11 12 के। सो कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो बायो में आपको समझने नहीं होता, सिर्फ याद ही करने होता है, तो वो मैंने खुद से याद कर लिए। लेट्स से फर्स्ट यूनिट है एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम, उसमें कुछ भी समझने का नहीं है, यू नीड टू जस्ट क्रैम देम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन
you just need to cram them, right? So वो एक ऐसी चीज है जो which used to be my weakness, लेकिन जब मैं उसको बार बार मैंने उनको बैठ के रटा, ठीक है, so it kind of became my strength as well. So वो चीज मैंने अक्टूबर तक कंप्लीट कर ली थी, बिकॉज मेरे टेस्ट सीरीज आने वाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर तक एक गो में सिलेबस कंप्लीट हुआ. उसके बाद जो ये टेस्ट सीरीज चल रही थी अक्टूबर से लेके फेब्रुवरी तक, उसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें फिर से रिवीजन हुआ, ठीक है. तो ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट होना है इन द रिवीजन स्केड्यूल. एंड उसके बाद फेब्रुवरी से लेके आपका मार्च अप्रैल, ये वाला जो टाइम है, इसमें आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चलने चाहिए. अगर वो नहीं चल रहे, इट्स नॉट ऑन राइट ट्रैक. एंड इस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में फिर से आपको अपने सिलेबस को रिवाइज करना है. सो इस तरीके से देखिए तो कम से कम 6 से 7 बार आपका रिवीजन पूरे सिलेबस का हो जाना चाहिए इन डिटेल. सो सिलेबस कंप्लीशन टिल अक्टूबर. इसमें ये नहीं कि पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 80% हो जाए, बाकी 20% वो जो हम बाद में टेस्ट देंगे उसके साथ मैनेज कर लेंगे, ये है. सो ये नहीं कि एक पर्टिकुलर डेडलाइन है कि इसमें पूरा सिलेबस हमारा 100% कंप्लीट हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो भी गया ना, तो हम काइंड ऑफ केयरलेस भी हो जाएंगे कि यार अब हमारा तो सब कुछ हो गया, फिर अब कुछ नहीं पढ़ेंगे. तो थोड़ा बहुत छुटा हुआ रहना ही चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ रहे कि हाँ पढ़ते रहे हम आगे तक भी. ये वेल रहता है. सेड यार. और पूछो पूछो पूछो, शर्माओ मत बेटा. मैम मेरा एक सवाल है दोनों भैया से कि अगर कभी ऐसा लगने लगे कि चीजें ओवरवेलम कर रही हैं और मतलब ओवरवेलम करती भी है, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे दो थॉट्स होते हैं, एक होता है कि कुछ नहीं यार हो जाएगा करते रहेंगे, एंड दूसरा थॉट फिर वो कहीं से भागता हुआ आता है कि यार कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा, मेरे से नहीं हो रहा है. तो उस वाली चीजों को कैसे टैकल करना चाहिए? अ, अगर मुझसे पूछो तो ऐसी कभी फीलिंग आई नहीं, लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आती है ऐसी कोई फीलिंग, सो यही है ना कि क्यों शुरुआत की थी प्रिपरेशन, ये पूछो खुद से. आंसर खुद ही मिल जाएगा, मोटिवेशन भी मिलेगा. बाकी अगर मुझे कभी ऐसा होता था कि आई एम फीलिंग लाइक एंग्शियस कि नहीं हो रही प्रिपरेशन या सही ट्रैक पे नहीं है, वो मैंने बताया पहले कि आई यूज्ड टू वॉच मेडिकल कॉलेज वीडियोस की, किस तरीके से मेडिकोस की लाइफ एंड ऑल, हाउ फन इट इज. सो दैट काइंड ऑफ यूज्ड टू गिव मी मोटिवेशन. बाकी भव्य बताएगा. वे अचानक तुम डरावने क्यों लग रहे हो बेटा? मैम पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, ब्लास्ट कोई नहीं वगैरह कोई हुआ है. नहीं, बताओ बताओ, केशव की बात का जवाब दो. मैम प्रॉब्लम तो आती रहेगी. ये मैंने जैसा भी कहा कि ऐसा भी फेज आएगा जब आपको लगेगा कि आपको सब आता है, ऐसा भी फेज आएगा जब आपको लगेगा कुछ नहीं आता आपको. एक बार क्वेश्चन रिपीट करो एग्जैक्टली क्योंकि मेरे को पिन पॉइंट करके आंसर करना है, मैं वरना ज्यादा नर्वस होने के चक्कर में ज्यादा कुछ इधर उधर निकल जाता हूँ. क्वेश्चन मैं बताती हूँ उसका क्या है, कि एक साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे, फिर उसी वक्त एक थॉट और ओवरलैप करता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता हमसे. तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? एम आई राइट केशव? हाँ मैम ये ऐसे ही कुछ. ऐसे कुछ. इसमें मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि अगर ये कहीं ना कहीं बात ज्यादा परेशान कर रही है तो फिर ये बात अपने आप तक मत रखो, क्योंकि जैसे मेरे साथ ये बहुत बार होता था, बहुत बार मतलब बहुत बार. तो मैं मैम को कॉल कर लेता था. एक सर थे कपिल सर, वो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, वो भी मतलब बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे. उनका स्टाइल थोड़ा ये था कि मतलब वो डांट के थोड़ा ज्यादा सही कर देते थे. तो वो भी चीज आपको थोड़ा ट्रैक पे रखने में मदद करती थी. लेकिन वही है कि अगर आपको ज्यादा ये बात परेशान कर रही है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली परेशान कर रही है, तो टीचर से बात करो. क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर अगर आपको क्लास में देख रहा है तो उसे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं अगर आप क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो या फिर कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है. क्योंकि मैम का जैसे है, मैम वीडियो ऑन करा के रखती हैं, तो मैम को कहीं ना कहीं हमारा चेहरा देख कर समझ में आ रहा होता है कि कौन ज्यादा ध्यान दे रहा है, कौन थैंक ज्यादा ध्यान गॉड नहीं फॉर दे रहा, पॉइंटिंग दैट आउट. किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा. तभी मैम वीडियो ऑन भी कराती है, और वीडियो ऑन करना तभी जरूरी भी है. हमारी क्लास में बच्चे इसका मजाक भी बना रहे थे कि मैम पोस्चर सही करके बैठना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. पोस्चर सही करने में ज्यादा क्या ही प्रॉब्लम है. और एक मैं थोड़ा ये भी कहूंगा कि थोड़ा आप राइटिंग टेबल वगैरह या स्टडी टेबल वगैरह पे कोई पढ़ाई करोगे तो वो आपका थोड़ा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में आपको ज्यादा हेल्प भी करेगा वो. बाकी ये बात तो मैं कहूंगा ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है. मैं जाता था कोचिंग, वहां पे मैं देख रहा हूँ हर दूसरे के बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है कि यार सामने वाला हमसे ज्यादा करके दिखा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर हम हमारा क्या होगा, नीट हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा ना हो कि हम अभी तक बढ़िया कर रहे हैं
नीट में क्या जाके हमसे कहीं क्वेश्चन पेपर ही ना बने, कहीं हमारे OMR बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए। ये सबके साथ होगा, ये सब चीजें सबके दिमाग में चलती हैं, टॉपरों के ज्यादा चलती हैं बल्कि दिमाग में, कि यार बात है कि कुछ भी हम बिगाड़ना नहीं चाहते मैम, जहां तक मेरे को पता चला था। बाकी बस मैं यही कहूंगा कि ये बात अगर आपको आ रही है और ज्यादा परेशान कर रही है तो अपने तक मत रखो, अपने भले ही दोस्तों से बात करो या फिर अपने टीचर से बात करो, लेकिन बात जरूर करो। Any more questions, थैंक guys? यू, थैंक यू। भैया जैसे आपने बोला था कि नवंबर दिसंबर के एंड में 11th का जो बैकलॉग है वो पढ़ना है, बट डमी लेने के वजह से ना वो सब्जेक्टिव पेपर को जैसे लिखते हैं आंसर्स करते हैं तो उसका ना पूरा टच गया पूरा। तो एक फोबिया भी है कि बोर्ड्स हैं और उसमें अच्छे से लिखना पड़ेगा, इवन उसमें भी स्कोर करना पड़ेगा अच्छे से। तो कैसे 11th लास्ट में बोर्ड्स के प्रेशर में कैसे हम उसे कवर अप करें? ख्याति, अभी तक आपने कोई सा भी स्कूल का एग्जाम दिया है मतलब, या फिर आपका डमी एडमिशन पूरा प्रॉपर डमी एडमिशन है? कोई डमी अभी तक एक भी नहीं। तो आप 11th के स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रही हो। मैं सही बताऊंगा, 2 साल की प्रिपरेशन में बोर्ड्स वाला टाइम मेरे पूरे 2 साल का सबसे बेस्ट टाइम था। मैं जैसे मेरा स्कूल दिल्ली में था, सुबह मैं 4:30 बजे उठ के घर से निकल जाता था, 5:30 बजे तक हम मेरठ से निकल जाते थे, या फिर हम जैसे भी स्कूल पहुंचते थे। मैं सही बताऊंगा वो आपके पूरे 2 साल के जो आपका टाइम रहेगा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, अगर आपने सिलेबस सही से पढ़ा हुआ है। जो मुझे कंफर्म है, मैम बता भी रही थी अभी मेरे को और अंशविया को कि मतलब बच्चे काफी अच्छे से कर भी रहे हैं कवर, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं। तो बात यह कहीं ना कहीं मैम को आपको भरोसा है कि आप पढ़ रहे हो अच्छे से, और अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको प्रैक्टिस है या नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बात 2 पॉइंट में लिखनी है 4 पॉइंट में लिखनी है, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। मैं सही बताऊं, आप कहीं ना कहीं वो चीज इंजॉय करोगे कि आपको वहां पे लिखने में बल्कि मजा आने लगेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि क्लास से पहले बिल्कुल 9th 10th वाला माहौल बन जाता था कि हम बाहर बच्चे खड़े होके मीम्स डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ाई की बजाय मीम्स डिस्कस कर रहे हैं कि यार हाँ ये देखा, बाकी उस टीचर के बारे में, उस टीचर ने ये कोचिंग छोड़ दी, ये हो गया वो हो गया, इसकी लड़ाई हो गई। हमारे ये चलता था, हम रिलैक्स कर रहे थे वहां पे। तो मैं लिख ये लो कहूंगा, बेटा, मत तो लिख लो, भूल जाओ, लिख लो। लेकिन मैं ये कहूंगा ज्यादा डरना मत, कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए आपको बेनिफिट भी करेगी। कि बात यह कि अप्रैल में कहीं ना कहीं जाके जो चीजें वो ज्यादा सीरियस हो जाएंगी, वो आपको फिर तब लास्ट में आके परेशान भी करने लगी। आप कहीं ना कहीं आप खुद भी मतलब टेंशन में आ जाओगे कि क्या होने वाला है। मैं इवन ये बताऊं कि नीट जैसे 5 मई को था, एक हफ्ते पहले मेरी हालत खराब हो रही थी कि क्या होगा, आखिरी एक हफ्ते में कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाह रहा था जिससे 2 साल की मेहनत खराब हो जाए बिल्कुल कुछ भी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अब मैं देखता हूँ तो वो जो मार्च वाला महीना था जिसमें मैंने बोर्ड दिया था, वो उसने मेरे को रिलैक्स करने में काफी हेल्प करी थी, और वो कहीं ना कहीं आपकी 12th की प्रिपरेशन भी तो कराई देगा। तो बात है कि आपको फिर अप्रैल में मैक्सिमम 11th ही करना रह जाए, और सब्जेक्टिव में कुछ नहीं होता वहां पे, 2 लाइन एक का बार मैं आंसर। मेंशन करना चाहूंगी भव्य दत्त अग्रवाल। आई यूज्ड टू टेक सब्जेक्टिव टेस्ट, रिमेंबर? सबसे ज्यादा डांट तो मैंने खाई है, लेकिन उसने इम्प्रूव कर दिया फाइनली, वी डिड रियली वेल एट द एंड। तो तुम लोग के सब्जेक्टिव पेपर्स भी लूंगी मैं, मैंने लिए भी थे, लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट में तब लूंगी जब बोर्ड के एग्जाम से 1 महीना पहले, तब मैं बहुत ज्यादा सीरियस लूंगी। बट वेरी वेल सेड। 2-3 चीजें सेंसर कर लेना, जैसे कि मीम एंड ऑल दैट, ओके बच्चों? जैसे तुम पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो भव्य, मैम ने डिस्कस किया था, बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने सिंबल भी सोच रखा है, सिंबल भी सोच रखा है पार्टी का। ओह माय गॉड, कौन सा? बेंजीन? अंगूठा? अच्छा ये, ओ यस, ये गॉट दैट। समझ गई मैं। और बेटा किसी को कुछ नहीं पूछना क्या? कोई बढ़िया सवाल पूछो बढ़िया से कि भैया बढ़िया। आपने बायो कितने मिनट में सॉल्व करी थी नीट के टाइम पे, या फिर फिजिक्स कितना टाइम लगा था मतलब आपको करने में? बताओ भाई कितने मिनट? तुमने घड़ी में कब देखा हो कि बच्चे मैं बायो करना शुरू कर चुका हूँ, बंद कर दिया है मैंने बायो करना? मैम मैं बताओ। ज्यादा मैम मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मेरा आंसर थोड़े मतलब ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, मेरे को खुद भी फील हो रहा है। मैं सही सही बताऊं, 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर के स्टार्ट होते ही 2 सेकंड के अंदर सबसे पहली गलती मेरे से, रोल नंबर में मेरे से गलती हो गई। मैं सही बताऊंगा, मेरे हाथ वहां पे कांपने स्टार्ट हो गए थे कि क्या हो गया ये। और बात ये कि 2 बजे पेपर स्टार्ट हुए, 2 बज के 1 मिनट पे ये गलती हो गई मेरे से, कि अब मेरे को ये लग रहा है कि आगे 3 घंटे 20 मिनट का मैं पेपर लिखूं भी या ना लिखूं, क्या फायदा है कुछ लिखने का। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा, इस वजह से 10 मिनट बर्बाद हुए। मैं ये कहूंगा कि कितने मिनट में सॉल्व कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
बात ये बायो कुछ लोग आधा घंटे में भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा गलत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो फिर आपको नुकसान ही करेगा यार। अगर आप 1 घंटे में सॉल्व कर रहे हो बायो और ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो रहे हैं, तो उसमें फिर बेटर क्या है। बात ये टाइम देना है, लेकिन फिर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। बात ये आप घर से सोच के जाओगे, जैसे मैंने भी सोच रखा था। मैं यहाँ पे जैसे टेस्ट देता था फिजिक्स, मैं 40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता था, कोई भी क्वेश्चन मैं बिना छोड़े। केमिस्ट्री में 40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता था बिना कोई क्वेश्चन छोड़े। बायो मैक्सिमम 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट कंप्लीट। पूरा पेपर मेरा मैक्सिमम 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता था, जो जितने मैंने मॉक टेस्ट दिए एक बार एटलीस्ट पूरा पेपर कंप्लीट। उसके बाद में 1 घंटे पूरा रिवाइज करता था कि कोई गलती तो नहीं करी। लेकिन नीट में गया, 1 घंटा लगा मेरे को फिजिक्स करने में, उसमें भी मैंने 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ रखे थे कि ये मेरे से अभी हो नहीं रहे, बाद में करूंगा। केमिस्ट्री करा मैंने, 1 घंटा 10 मिनट लगे बल्कि मेरे को। उसके बाद भी 7 से 8 सवाल मेरे बच गए थे कि यार ये हो नहीं रहे, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा क्या दिमाग नहीं चल रहा क्या। बायो लास्ट के 1 घंटे में 4:15 हो रहे थे और मेरे पूरे का पूरा बायो का सेक्शन बचा था। तो बात है कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका दिमाग बिल्कुल हिल चुका होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस बात ये कहीं ना कहीं आप कर लोगे मैनेज। बात ये कि कितने टाइम में कर रहे हो, कम टाइम में कर रहे हो तो वो कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ज्यादा टाइम लगा कर रहे हो वो भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बात ये आपको जितने में सेटिस्फेक्शन आ रहा है वो आपके लिए मैटर करता है। And you want to add something? अगर ये टाइम के मैनेजमेंट की बात है ड्यूरिंग एग्जाम, सो इसके बारे में बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट पहली बात तो इम्प्रूव होगा आपका टेस्ट देके, क्योंकि आप जो टेस्ट मैं कह रहा हूँ कितने सारे टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट वगैरह, वो यही चीज मैनेज करने के लिए देने हैं कि आप कितने मिनट्स में कितना सब्जेक्ट कर रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बायो में सबसे पहले करता था, बिकॉज उसमें काफी कुछ पोर्शन आपका याद करने वाला होता है, तो आपको डायरेक्ट कभी कभी टिक करने होते हैं। एंड इनिशियल में आपका फ्रेश माइंड स्टेट होता है, तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बायो में, उसमें आप मिस्टेक थोड़ी कम करोगे, सिली मिस्टेक थोड़ी कम करोगे, क्योंकि फ्रेश माइंड स्टेट है। सो बायो ऑलमोस्ट आपकी अगर आपको सब कुछ याद है, ठीक है, तो आप आधे घंटे से लेके 40 मिनट के बीच में कर सकते हो। ठीक है, ये कोई अमेज होने वाली बात नहीं है, डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपको याद है। ठीक है, क्योंकि बायो में सिंपली एक चीज है कि अगर याद है तो आप टिक करके आओगे, अगर याद नहीं है तो आपको नहीं पता, आप सोच के उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही आपके हाफ एन आवर या 40 मिनट्स के बीच में हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री में करता था यूजुअली, और केमिस्ट्री में मेरा वही हाफ एन आवर से लेके 50 मिनट्स के बीच में रहता था, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री जैसे स्पेशली जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, उसमें कभी कभी हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, या सपोज ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाली जो चीज है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो जो आपकी नुआंसेस है, जो बारीकियां होती है एक एक क्वेश्चन की, उसको आपको यही प्रैक्टिस करना है कि वो एक टाइम कंस्ट्रेंट में 40 से 50 मिनट के बीच में उस क्वेश्चन की एक डिटेल को समझ के उसका एक्यूरेटली आंसर मुझे टिक करना है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि वो नीट एग्जाम वाले दिन एकदम से हो जाएगा आपका, कि आप 40 से 50 मिनट में अमेजिंग सा पेपर करके आ जाओगे और बिना टेस्ट लिखे। सो इसलिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, उससे आपका काफी हद तक टाइम, जो मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम है कि किस टाइम सब्जेक्ट को मैनेजमेंट कितना टेस्ट टाइम के देना, थ्रू ही सीख सकते हैं। सीख सकते हैं। और ये क्योंकि ये काफी क्वेश्चन सब्जेक्टिव अपने आप में मुझे समझ नहीं आया, जिसने भी पूछा कि कितनी देर में बायो करना चाहिए ना, दैट्स हाँ, नॉट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। नहीं मतलब मैं सिंपल सी बात बोलूं, कितने मिनट में करना चाहिए वो आप पर ही डिपेंड करेगा डिपेंड कि करता है, सही आपने बात। कितना याद किया हुआ है। सिंपली सी हमने बात सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी कि जल्दी हो जाए एग्जाम में और सही हो, स्पेशली सही कितने हो। मिनट में और सही हो, गलतियां ना हो। सही हो। एक मेरा क्वेश्चन है अंश एंड भव्य दोनों से, सिली मिस्टेक्स क्योंकि एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ये कैसे मैनेज करते हो? ये बच्चों की होती ही है प्रॉब्लम, हाउ डू यू मैनेज दैट? मैम सिली मिस्टेक एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी, मतलब मैं अभी भी सिली मिस्टेक करता हूँ अपनी लाइफ में, एंड एज अ ह्यूमन नेचर सबकी लाइफ में होती है सिली मिस्टेक, एक दो होती है। लेकिन हाँ, अगर आप 10-15 कर रहे हो एक टेस्ट में, तो वो एक रेड फ्लैग है। तो उससे आप कैसे डील कर सकते हो? मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा रीजन है दैट योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड। वो 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है इनटू योर क्वेश्चंस, या जो आपका टेस्ट है, या आपका 100% जो ब्रेन है वो अभी करंट स्टेट में नहीं है, वो किसी और थॉट में है। सो उसको क्या? उन सारी थॉट से लाके अपने एग्जाम की तरफ कंसंट्रेट करना है। सो दैट इज द काइंड ऑफ से क्या पावर करें? यू नीड टू लर्न, एंड वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होगी। अगेन वही आ रहा है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो एक माइंड स्टेट डेवलप होगा। माय फिजिक्स टीचर यूज्ड टू से दैट थिंग, दैट इट्स नॉट अबाउट कि किसने कोई कितना इंटेलिजेंट है, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट दैट।
ओके काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका एक बार में नहीं हो पाता सिलेक्शन, True, बिकॉज इट्स true. अबाउट द टेम्परामेंट यू हैव व्हाइल राइटिंग द एग्जाम, द माइंड स्टेट यू हैव व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ा, आपने वो गलत किया, 1 मार्क्स का डिफरेंस है, हजारों की रैंक का डिफरेंस आता है। सो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। यू डोंट नीड टू टेक एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ इट, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। एंड ये अगर अवेयरनेस होगी ना आपके अंदर, आप केयरफुल एटीट्यूड के साथ अपने पेपर को लिखोगे, वो केयरलेस एटीट्यूड नहीं कि एक बार में क्वेश्चन को यूं ही पढ़ लिया। एक बार में पढ़ के क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, आपको फिर चाहे से कितना रीड ही ना करना सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, you should give हाँ its own time already. यस मैम। What about you, भव्य? सिली मिस्टेक कैसे मैनेज किया बेटा? हालांकि एक तुमने तब भी कर ही थी। मैम वही बात होती है कि आप भले कितना भी सोच लो कि यार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ूंगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, लेकिन वो चीज आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तब आपको रियलाइज नहीं होगी कि आपने गलती कर दी है, वो आपको घर आके रियलाइज होगी। बात ये कुछ चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती। 5 से 10 मिनट का आपको 5 से 10 मार्क्स का आपको एटलीस्ट बफर मान के चलना पड़ेगा कि 5 से 10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन ये चीज बात है कि गलती आप कर रहे हो ये गलत बात नहीं है, गलती रिपीट हो रही है अपने ये आप गलत। को कवर नहीं करना, बच्चों को सही बात बतानी है। मैम उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, गुड। गलती हो रही है ये गलत बात नहीं है, गलती रिपीट हो रही है ये गलत बात है। गलती एक बार हो गई वो एक्सेप्टेबल है, 2 बार हो गई चलो कोई नहीं माफ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद बार बार रिपीट हो रही है एक ही गलती, वो गलत बात है। वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि क्यों हो रही है वो गलती। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो रूम में चार्ट पेपर लगा लो, उसके ऊपर गलती जो आपकी बहुत कॉमन है उसे पेस्ट कर दो, कि जिससे आप बार बार उठो या फिर कुछ भी करो। आप इवन तैयार भी हो रहे हो कोचिंग के लिए या कुछ भी कर रहे हो, बैग पैक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी अगर एक बार भी नजर जाएगी कहीं ना कहीं आपको वो चीज याद रहेगी कि यार ये गलती मैंने करी है, ये गलती बात दोबारा रिपीट नहीं करनी है। कभी आप ऐसा हो गया कि आप रिवाइज नहीं कर पाए पूरा प्रॉपर्ली, आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई टेस्ट से पहले कि यार लेकिन वो रिवाइज तो कर नहीं पाया मैं जल्दी, बात है कि मेरे को सिलेबस भी थोड़ा बहुत जो मेरा वीक है वो भी रिवाइज करना था, मिस्टेक नोटबुक रिवाइज हो नहीं पाई मेरी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे चार्ट पेपर वाले अगर ट्रिक यूज करोगे तो वो आपको हेल्प करेगी कि आपने नोटबुक बिना खोले बस जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से देखा, और आपको जल्दी से जल्दी वो याद आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ ज्यादा बेवकूफी वाली गलती करी। बेवकूफ वाली ऐसी होती है। मैम ये एक्चुअली टीचरों ने कहा था सिली मिस्टेक, तो हम इसे थोड़ा इंग्लिश में इसलिए कहते हैं जिससे थोड़ा गलती छिप जाए, वरना असली में सही तो इसे कह रहे हो, बिल्कुल सही बात। सिली मिस्टेक तो एक बचाव होता है कि, और दिमाग ही मान लेता है कि सिली मिस्टेक ही तो होती है, वरना तो मुझे सब कुछ आता है। सिली मिस्टेक इज फॉरगिवेबल ऐसा लगता है बच्चों को, जबकि सिली मिस्टेक तो भाई सॉर्ट वही सिली मिस्टेक मिस्टेक है है, मेन। पापी मिस्टेक बोला करूंगी आज से मैं। पाप किया है तुमने, इसका प्रायश्चित करो। इफ आई हैव सेड इट राइट। और किसी को कोई सवाल है बेटा? मैम मेरा अंश से हाँ। एक क्वेश्चन है हाँ, कि फिजिक्स करने का क्या शेड्यूल होना चाहिए, एक दिन में कितने क्वेश्चन नॉर्मली करने चाहिए? अच्छा फिजिक्स मेरा भी वीक था इनिशियली, लेकिन काफी स्ट्रगल किया मैंने फिजिक्स में, लेकिन फाइनली इम्प्रूव हो गया। आई स्कोर्ड 175 इन फिजिक्स। सो हाउ डिड दैट हैपन इज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे लगता है फिजिक्स में एक सोल चीज है ना जो आपको बेनिफिट करेगी, दैट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप कैसे कर सकते हो उसको? आपने लेट्स से अपना लेक्चर अटेंड किया, ठीक है, क्लास नोट्स बनाए, आके वही रिवाइज करा फिर से पूरा। ठीक है, आप कैसे भी रिवाइज कर सकते हो, आपको जैसे भी सूटेबल है, आप बोल बोल के रिवाइज करते हो या लिख लिख के करते हो, जैसे भी आपको रिवाइज करना है, आपको रिटेन करना है उसको मेमोरी में, राइट। एंड उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मुझे लगता है इट्स प्रेफरेबल कि जो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ के डीपीपीस को आप सॉल्व करो, बिकॉज जो आपके टीचर है वो जो आपको डीपीपी प्रोवाइड करते हैं वो हर जगह के बेस्ट जो रिसोर्सेज है वहाँ पे से बेस्ट क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक जगह कंसाइज करके आपको देते हैं। तो रेदर देन लुकिंग आउट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, आप वो डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर जो डीपीपी में आपके क्वेश्चन डाउटफुल है उनको अपने डाउट्स क्लियर करो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये डेफिनेटली करनी है। आप दूसरों के भी डाउट्स देख सकते हो खड़े हुए ड्यूरिंग डाउट सेशन, वो भी काफी हेल्पफुल होता है टू सी हाउ टू इम्प्रूव। कि मतलब किसी ने अगर मिस्टेक पहले की है, ठीक है, आप फ्यूचर में उसे कर सकते थे, आपने पहले ही देख लिया कि हाँ ये मिस्टेक अब मैं फ्यूचर में नहीं करूंगा आफ्टर सीइंग देयर डाउट्स। सो मुझे लगता है फिजिक्स के लिए तो आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन मिले जस्ट गिव इट योर शॉट। मतलब ऐसा होता था कभी मैं क्लास में बैठा हूँ, कोई साइड में बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैं उसको सॉल्व दैट क्वेश्चन उसको बिना बताए कि मैं देख लेता था क्वेश्चन क्या चल रहा है। सो फिजिक्स में जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड इसके अलावा आपको जितना हो सके टेस्ट दो। मुझे लगता है कि अगर आप एक टेस्ट की फॉर्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना वो बेस्ट होता है, बिकॉज क्या होता है कभी कभी मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मैं एक बुक को लेके बैठा, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन है और मैंने वो 20 मिनट में कर, ठीक है, और अगर क्वेश्चन मैंने टेस्ट की फॉर्म में दिया तो उस टेस्ट में क्या होता था कि वो 10 क्वेश्चन के केवल 10 मिनट होते थे।
सो उस 10 क्वेश्चन को मैं 10 मिनट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उन्हीं 10 क्वेश्चन को मैं 20 मिनट आधे घंटे तक भी लेके बैठा रह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आजकल इतनी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कहीं से भी उसका यूज ले सकते हो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप टेस्ट की फॉर्म में कर सकते हो, वो काफी हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए और कौन ये सी एक ऑनलाइन चीज टेस्ट के लिए ली थी तुमने, बता दो बेटा, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नीट प्रेप नीट वेबसाइट है, प्रेप। वहाँ पे एक डीपीपी जनरेटर की उसमें ऑप्शन आएगा, तो वहां से जो सब भी लोग आपका ये जरूर सुनना, ये अंश इज द सेकंड पर्सन हुज टेलिंग मी। एक और बच्चे ने नीट प्रेप से फिजिक्स का कुछ किया था, ये सब जो अंश बता रहा है, एंड रियली तो हेल्प। उसमें क्या होता है, डीपीपी जनरेटर का ऑप्शन क्या होता है कि आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन, जैसे आपने मैंने क्वेश्चन पहले राउंड में जो मिस्टेक करी है तो उसको बुक मार्क कर लिया मैंने, अब मैं उन बुक मार्क क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उनका अलग से टेस्ट बना सकता हूँ। अब मैं वो अलग से देखना, फिर वो उनको खोलना, फिर उसको टेस्ट की फॉर्म में मैंने प्रैक्टिस कर लिया, तो वो 30 क्वेश्चन मेरे आधे घंटे में प्रैक्टिस हो गए। मुझे ये उसके लिए बात अलग सबको समझ अलग में है, ये बात सबको समझ में है, जो भी इसने बताई कैसे करना है, जनरेटर बहुत अच्छा काफी पॉइंट है। क्योंकि इससे इसके मैंने अलावा बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए देखा है। हाँ, इससे मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं तो फिजिक्स में काफी मैं स्ट्रगल करता था, डीसी दोबारा से पांडे सुनना है तो पूछ लो, कोई एक्स। ये समझ में आया कैसे करना है कैसे नहीं, क्या पूरा तुमने जो सेलेक्ट कर लिया बुक मार्क करके, वो काफी अच्छा लगा मुझे ये तरीका। क्योंकि अभी मेरे पास डीसी पांडे भी रखी थी 11 12 में, मेरे पास एचसी वर्मा भी रखी थी, यही मेरी प्रॉब्लम थी 11 12 में। आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, देयर वर हाँ लोड्स ऑफ बंच ऑफ बुक्स ऑन माय डेस्क, आई नीड टू जस्ट रिमूव देम एंड गो टू अ सिंगल रिसोर्स। ठीक है, तो वो एक कंसाइज रिसोर्स आपको मिलना चाहिए, जैसे हाँ हाँ हाँ, एनसीईआरटी ये एग्जाम बात का मैं तुमने एग्जाम। बहुत अच्छा करा बोल के, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे ना बुक्स का ढेर, मॉड्यूल्स, यहाँ का मॉड्यूल मंगा लेंगे, वहां का मॉड्यूल ढेर, क्लटर, उसमें पढ़ने का इंसान का मन नहीं करता, मेरे साथ खड़ा कर दोगे तो कंसाइज करके कि मुझे ये पढ़ना है, उसको उस रॉक सॉलिड तरीके से तैयार कर। ऑन रिपीट, सो वो काफी अच्छा फीचर था जो मैंने यूटिलाइज किया। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन है, और एक स्केड्यूल बना सकते हो कि रोज सोने से पहले मुझे 30 क्वेश्चन एटलीस्ट फिजिक्स के करके सोना है। स्टार्टिंग में मैं 30 क्वेश्चन करता था, एंड में आते थे मैं ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन करके सोता था, उसमें से मेरे 20 to 30 न्यूमेरिकल्स होते थे, एंड बाकी 15 के ऑलमोस्ट मेरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते थे वो होते थे। सो ये एक स्केड्यूल बना हुआ था, मुझे पता था फिजिक्स मेरी वीक है, तो सोने से पहले 50 क्वेश्चन के करके सोना है। एंड सेम एंड में आके मेरी, मुझे लग रहा था मेरे बायो में स्कोर थोड़ा कम जा रहा है, सो वो मैंने बायो के लिए भी किया, वो फिर जो भी कि सब्जेक्ट उसके वीक हो क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस, लिए कर, उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस ये कर बहुत सकते अच्छी हो। बात है। हाँ, ये है। बाकी इसके अलावा फिजिक्स के लिए मैं सिंपल बात बोलूंगा कि जितना हो सकता है ना उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक बाउंडेशन मत रखो कि अगर मैंने इस चैप्टर के 150 क्वेश्चन कर लिए इट्स इनफ। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं, टेस्ट में आ रहे हैं, तो उनको सॉल्व कर लो। इट्स नॉट लाइक कि कोई हार्म हो जाएगा, क्योंकि उससे आपको नया कॉन्सेप्ट पता लगेगा। एंड इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूंगा कि फिजिक्स में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ज्यादा करो, फिजिक्स में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही कर सकते हो, जैसे केमिस्ट्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज द ओजी, लेकिन फिजिक्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लेकिन सर्टेन क्वेश्चन, अगर नीट वाले बच्चों के बारे में बात करूँ मैं, तो वो भी उन्होंने नीट प्रेप पे कॉलम बनाया हुआ है, तो आप वहां से वो कॉल, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप अलग से कॉलम में जाके नीट रेलिवेंट बेस्ड एग्जाम्पलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद है। I have a और question हाँ बोलो related to बोलो। physics only. क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ठीक है, बट आपने फिजिक्स पढ़ा कहाँ से था? फिजिक्स मैंने अंकुर कैलाश सर से पढ़ा था, एंड आई थिंक ही इज एन अमेजिंग टीचर, एंड ऑल रिगार्ड्स टू देम हिम। सर का जो फिजिक्स पढ़ाने का तरीका था ना, वो इतना अमेजिंग था, लाइक ही यूज्ड टू टीच फिजिक्स इन अ लाइक वेरी कूल वे, बिकॉज मुझे लगता था फिजिक्स काफी टफ है क्योंकि इसमें तो मैथ्स आ जाता है थोड़ा, एंड आई यूज्ड टू सक एट इट, बट आई थिंक द वे ही यूज्ड टू टीच फिजिक्स की सिंपल हो सकता है, लाइक आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मुझे वियर्ड से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई यूज ही नहीं है, तो मैं उसका क्यों टेंशन लेके बैठूं इफ यू आर ए नीट स्टूडेंट। तो आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना मैथमेटिक्स कि आपके टेस्ट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, आपको लगेगा कि यार ये फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, हम तो छोड़ ही देता है इससे अच्छा तो, लेकिन उससे टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएंगे, एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिससे क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सो अगर फिजिक्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लर्न कॉन्सेप्ट फ्रॉम देम एंड ट्राई टू फोकस मोर ऑन मीडियम ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वो नीट में ज्यादा आते हैं। नीट में जनरली फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपका कोर क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके फॉर्मूले आपको टिप्स पे है, सो आप ये हर वैरायटी के क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये है।
Do you want to add something, Bhavya, here? मैम इतना ज्यादा कुछ है नहीं, भैया ने सभी कवर कर दिया। बस थोड़ा यही है कि अंकुर कला सर का तरीका बाकी टीचर से अलग ऐसे है कि बाकी टीचर कंसेप्ट पढ़ाते रहते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते। सर का पढ़ाने का तरीका अलग इसलिए कि सर न्यूमेरिकल्स के थ्रू कंसेप्ट समझाते हैं। तो दोनों वहीं से पढ़ लो, ठीक है। और बताओ बेटा, अंशिका तो शायद नॉट इन मेरठ, राइट? यू फ्रॉम मेरठ? नोएडा। नोएडा, तो अब कैसे But कर sir teaches online as well. So ऑनलाइन है उनका अवेलेबल? उनके कॉन्टैक्ट्स। मैं दिलवा दूंगी बेटा, don't worry. actually I used to study online sometimes because मुझे offline जाके बैठना and time waste करना that was not my kind of thing. So I used to study online. अरे बस फिर तो ठीक है, मैं अंशिका अब शेयर कर दूंगी। और बताइए भाई, किसी को कुछ और पूछना हो तो? भैया आपने फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एनसीईआरटीज रीड की थी, मतलब फुल थियरी, और अगर की थी तो मतलब एट द एंड, मतलब जब बोर्ड्स का टाइम आ रहा था तब की थी, या फिर मतलब जैसे चैप्टर चल रहा है उसी के साथ? बिफोर ये दोनों आंसर दें इस बात का, अगर ये बोले हमने केमिस्ट्री की नहीं पढ़ी थी और मैं पढ़ाऊं तो नहीं पढ़ोगे? नहीं मैम, वो तो फिर भी पढ़नी पड़ेगी। मैम आंसर लेकिन दो। मैं मजाक कर रही हूँ, बोलो बोलो बोलो। मैम केमिस्ट्री की तो मैं सही बताऊं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यही है कि बुक को देख के डर कितना भी लगे, लेकिन अगर आप सही बताओ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको और उसके थ्रू आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। मैं ये बात जरूर कहूंगा। मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी पूरे साल तो नहीं पढ़ी थी। जो हर चैप्टर क्लास में पॉइंट्स टू पॉइंट पॉन्डर होते हैं, उसके अलावा पॉइंट्स टू रिमेंबर या ऐसे करके समरी टाइप उन्होंने एक अलग से सेक्शन बना रखा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस साल भी बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर, बल्कि कि वो समरी वाले पॉइंट्स से आ गए, पॉइंट्स टू रिमेंबर के ऊपर से क्वेश्चन बन के आए हैं लिटरली नीट में। तो वो तो आपको साथ के साथ ही पढ़ने हैं फिजिक्स में तो जरूर। फिजिक्स के अगर आपको एक बार में पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी तो कोई नहीं, आप बोर्ड्स के वक्त पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड्स के वक्त जब मेरी एक हफ्ते की छुट्टी थी तो उसमें मैंने कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने बस फिजिक्स की दोनों एनसीईआरटी की बुक उठाई, 12th की मैंने पूरी की पूरी बुक पढ़ डाली। जितने भी चैप्टर है सारे के सारे पढ़े, और उसके बाद मेरे कंसेप्ट और क्लियर हो गए, क्योंकि मेरे को एक्चुअली बल्कि समझ में आने लगा, उसमें पूरा थ्योरी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी में। केमिस्ट्री की मैं सही बताऊं, कंसेप्ट तो क्लियर होता है, थोड़ा मेरे को पढ़ने में मजा भी आता था। उसमें लिखा ऐसे हुआ है कि मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगता था, जबकि बच्चे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती, जबकि मेरे को सबसे ज्यादा मजा ही फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में आता था, क्योंकि उसके बाद और मतलब समझने में आसान रहता था। कोई भी चीज आपको याद रखने में आसान रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा चैप्टर बोरिंग होता है, लेकिन उसके बाद जहाँ पे रिएक्शन जहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं वहां पे थोड़ा मजा आने केमिस्ट्री लगता बुराई है। नहीं सुनूंगी मैं। बाकी इनऑर्गेनिक आपको थोड़ा हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। भैया लाइन पे आ गया। भैया आपने 11th की भी पढ़ी थी एनसीईआरटीज? 11th की एनसीईआरटी नहीं, फिजिक्स की तो मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि बात ये लास्ट में इतना टाइम नहीं बचा था। लेकिन वही है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर और समरी वाले जो पॉइंट्स है, या फिर बीच में जैसे कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल वगैरह हो गए चैप्टर के बीच में, वो तो मैंने जरूर पढ़े थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर आपको कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे देंगे और वो आप पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि वो लिटरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। केमिस्ट्री की मैंने पढ़ी थी, और केमिस्ट्री के जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, उसके अलावा पीरियोडिसिटी चैप्टर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा बच्चे केमिस्ट्री के सारे एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़े थे तुमने? क्योंकि हमने सबका डिस्कशन किया था। मैम If you- मैं थोड़ा सा मतलब मतलब पॉइंट पे आ रहा हूँ मैम, मतलब धीरे पॉइंट धीरे। पे आ- ये क्यों पॉइंट कर रहे हो कि ये चैप्टर पढ़ा था वो नहीं पढ़ा था? सब पढ़ा था, एक चैप्टर डिस्कस हुआ है। मैम पढ़े थे सारे, लेकिन बस ये था कि ज्यादातर बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री को केमिस्ट्री से सॉरी एनसीईआरटी से पढ़ना अवॉइड करते हैं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री कौन ही पढ़ेगा, न्यूमेरिकल करना ज्यादा सही रहेगा इनके लिए। लेकिन ये गलत बात है। ये कुछ चैप्टर्स होगा, और 12th के भी जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। और You भैया ये add जो some- हाँ, चैप्टर्स हाँ। हैं जैसे कि ईएमआई हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मतलब जो पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें से स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं मोस्टली, वो कैसे, मतलब उसके लिए आपने मॉड्यूल्स पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़ी थी, मतलब क्या किया था, और आपने मॉड्यूल्स पढ़े थे फिजिक्स के लिए इन चैप्टर्स के लिए? नहीं, मैं सही बताऊं, मैंने फिजिक्स के लिए मॉड्यूल वगैरह तो नहीं पढ़े। अगर कोई क्वेश्चन जैसे मेरे से मॉड्यूल में नहीं हो रहा तो उसके लिए तो पढ़ना जरूरी रहे कि थोड़ा बहुत पढ़ भी ले यार, क्योंकि बात है अगर आप कम पढ़ोगे वो चीज आपको नुकसान करेगी, ज्यादा पढ़ोगे वो चीज आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन इतना भी नहीं है कि ज्यादा बिल्कुल एमबीबीएस लेवल पे ही पहुंच गए कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं रखी। मिनिमम चीज की लिमिट रहनी चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं रहनी चाहिए आपके लिए किसी भी चीज के लिए, भले ही कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या कुछ भी हो।
बात मैंने बोलो। अपने मैं अपने पॉइंट बुलवा दिया। मैं याद दिलवाती हूँ, तुम बुलवा रहे हो, तुम नेगेटिविटी नेगेटिव चीजें कर रहे हो मेरे लिए। बुलवा बात दिया। मैं सही बताऊं, एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको बाद में मजा ही आने लगेगा, आपको वो हेल्प करेगी And एनसीईआरटी at the न्यूमेरिकल end of the सॉल्व day, करने you don't have choice. NCERT is very important. Everybody knows it यार, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है अगर मतलब एनसीईआरटी की एक बात बताऊं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ना एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस डिफरेंट है। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज ओनली इम्पोर्टेंट, मतलब एनसीईआरटी के अलावा केमिस्ट्री में और कुछ करना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग है, मतलब एनसीईआरटी इज नॉट अ बुक, इट्स अ नोटबुक, इट्स द रिटन notes for you guys. You just need to learn them and see every line of it, especially for chemistry. मेरा भी एक क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ है केमिस्ट्री में, वो इसी वजह से रॉन्ग हुआ है क्योंकि वो एनसीईआरटी की एक लाइन में से था और वो लाइन में उस वक्त पे कंफ्यूज हो गया उस लाइन में। सो तो इसलिए केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की ओजी इंपॉर्टेंस है, मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन, मतलब मैंने कई कई बार पढ़ी है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, तो ऑलमोस्ट मैंने 5 से 6 बार पढ़ी है एक एक चैप्टर। इनफैक्ट जो बॉक्स भी रहते थे वो भी, जैसे मैम किसी और के डाउट्स बता रही है तो उस वक्त बैठा हुआ मैं रीड करता रहता था कि कहीं इसमें से क्वेश्चन ना आ जाए, हालांकि आते कम है लेकिन यू नेवर नो, राइट। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप जैसे वरी कर रहे हो अबाउट द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको बोला स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी वगैरह, ये मोस्टली आपकी फॉर्मूला से फ्रेम्ड होते हैं। जैसे अगर नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, सॉलिड, होलो, ये स्फेयर्स हैं, ठीक है, इनके आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा है किसी पॉइंट पे, या इलेक्ट्रोस्टैट में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सो ये सब फॉर्मूले आपको करवाए जाएंगे, आपको उनके ग्राफ भी बनवाए जाएंगे, इसी को ही वो स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सॉलिड का कॉन्सेप्ट है, उसको मैग्नेटिज्म के साथ इंट्रोड्यूस करके वो स्टेटमेंट बना लेंगे। सो आपको अगर फॉर्मूला पता है ना, सो आप कहीं ना कहीं तक स्टेटमेंट कर सकते हो। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको इंप्रूव करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी रीड करके नॉलेज होगी, कि शायद से अगर आप फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड भी कर लोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तब भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे कि वो स्टेटमेंट किस तरीके से क्वेश्चन में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, अगर वो आप प्रैक्टिस करोगे उससे इंप्रूव होगा। जैसे स्टेटमेंट वाली चीज आपकी एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी में चल सकता है, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी में जिस तरीके से चीजें लिखी हैं काफी क्रिस्प लिखी है, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी इस तरीके से नहीं लिखी गई है, वो काफी ब्रीफ में उस चीज को एक्सप्लेन करा गया है। सो उसमें से स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी वो आप भी नहीं पता लगा सकते और ना ही आपको समझ आएगी। तो उसमें अगर आप फिजिक्स की एनसीईआरटी में टाइम दे रहे हो ना, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। आपको कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको फॉर्मूले याद है, आप फिजिक्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हो। सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री एंड बायो, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में आएंगे। फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपके फॉर्मूला से ही स्टेटमेंट बन के आएगी। लेकिन इसके अलावा फिजिक्स में आप किसी चैप्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस है, इसमें मॉडर्न फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए, हमेशा से इंपॉर्टेंट थी। हमें भी सर ने बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी, और इस साल भी देखा कि मॉडर्न फिजिक्स से एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आया। सो मॉडर्न फिजिक्स हो गई आपकी, वेव ऑप्टिक्स हो गई, वेव्स हो गई, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनसीईआरटी, ये जरूर करना। इसके अलावा जैसे अगर मोशन एंड प्लेन है, उसके पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर है, पॉइंट्स टू पॉइंटर वाला बना हुआ है, लेकिन आप देखोगे ना जब आप टेस्ट सीरीज दोगे हर जगह, सो टेस्ट सीरीज में वो सारी पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। सो ट्राई टू गिव मोर एंड मोर टेस्ट, क्योंकि उससे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए एनसीईआरटी रोज करो, इट्स इंपॉर्टेंट। और भी आपके मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे, मतलब कितना लोएस्ट, लाइक मतलब फ्लक्चुएशन कैसे? फ्लक्चुएट होगा, उससे वरी नहीं करना, बिकॉज मेरे फिजिक्स की मिनिमम अगर मैं कितने आए बात थे करूँ आज? तो फिजिक्स में मेरे मिनिमम 140 इन द ड्रॉप ईयर, लेकिन जब 12th के साथ था तो 120 110 भी आ जाते थे, लेकिन ड्रॉप ईयर में मेरा मिनिमम 140 गया है इन फिजिक्स। और भी क्या इन टोटल मतलब? इन इन टोटल टोटल कितने मिनिमम? 610 भी आया है, 600 भी आया है, 640 भी आया है। 500 की रेंज में कभी नहीं गया, लेकिन हाँ 600 से नीचे कभी नहीं गया, ये था। बट फ्लक्चुएट करेगा स्कोर, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके 680 आ जाएंगे या इतने आ जाएंगे, कम भी आएंगे। लेकिन जो जिस टेस्ट में मेरे कम आया ना, वो टेस्ट पूरा रेड हुआ है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ है ना, उसको इतना डिटेल में एनालाइज करा हुआ है कि अगर उसके क्या बाद बात है, ये वो जानती हूँ क्वेश्चन मैं। आया, ठीक है, वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गलतियां करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए टेस्ट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। एक टेस्ट में
3 घंटा देता था, लेकिन बाकी पूरा दिन रहता था ना टेस्ट देके आने के बाद, पूरा दिन मैं एनालाइज ही करता रहता था। इनफैक्ट मैम को भेजता रहता था क्वेश्चन क्लास के वक्त कि मेरे टेस्ट में रॉन्ग हो गया, ये बता दो मैम कैसे कि इसमें क्या करना है। सो आई ऑलवेज यूज टू कीप थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन कि ये मेरा रॉन्ग हुआ था क्या, उसमें मैंने And गलती not करी just in थी। my test, but ये कोई और भी टेस्ट देता था तो जो भी हाँ गलत सारे, हुआ क्यों, मतलब बेचैन। हाँ वो चीज थी। भव्य तुम्हारा मिनिमम स्कोर क्या रहा है? बी ऑनेस्ट। मैम सिर्फ मॉक टेस्ट में या फिर पूरे 2 साल में? पूरे 2 साल में। जज मत 11 करना, पहले 11 में बताओ फिर 12 में बताओ। जज मत करना। 366 मेरा मिनिमम स्कोर था। 366 या फिर शायद से 366 से भी शायद से एक आध बार थोड़ा 5-10 नंबर नीचे आए थे, शायद दैट्स एक भी गए थे। लाइक ये सबको दिख रहा होगा कि इतना कम स्कोर लाके फिर फाइनली इतना बढ़िया स्कोर लाना। और 12th में मिनिमम? मैम 12th में मिनिमम 645 शायद, या फिर 650 12th में मिनिमम। नीचे नहीं गिरा कभी? मैम 12th में नीचे नहीं गिरा। गिरने नहीं दिया शुरुआत में भी नहीं, बिल्कुल जब बिल्कुल शुरू किया था। मैम बिल्कुल नहीं। मैम बात है कि 11th में जब झटका एक बार लग चुका था ना, तो 12th में बिल्कुल भी मैं अपनी साइड से कमी नहीं रखना चाहता था। वो फिर मेरा 12th में बिल्कुल वो जो टर्मिनेटर वाला मोड होता है ना, कि जैसे मूवी में टर्मिनेटर है कि वो रुकेगा नहीं किसी चीज के लिए, बिल्कुल वही वाला मोड ऑन हो चुका था कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है आपकी बार। और बताएं बच्चों। भैया जैसे कई बार बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो पाइल अप हो जाते हैं। कई बार जैसे एक ही दिन में दो दो टेस्ट है, तो कई बार होता है कि जैसे 11th के भी कोई चैप्टर है प्लस 12th का भी है। तो मान लो कि 11th का कोई चैप्टर हमने तब नहीं पढ़ा या अच्छा नहीं था, तो हम उसे लेके बैठते हैं, जिस वजह से जो 12th में अभी प्रेजेंट जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो सफर करते हैं। तो आगे चल के जब वो टेस्ट में आते हैं तो वही मतलब बार बार वही सिचुएशन होती रहती है। तो उसे कैसे अवॉइड करें कि 12th अभी जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो सफर ना हो उससे। इसका जवाब इस तरह से देना भव्य, जो तुम जनरल आंसर, मतलब तुम्हारी अलग प्रिपरेशन थी, बच्चों की अलग हो सकती है, तो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, बताती न्यूट्रल जवाब दे उसका। इसमें सबसे पहली चीज तो आपको यही करनी है कि जो अभी प्रेजेंट में सिलेबस चल रहा है वो सफर ना करे, क्योंकि बात ये आपकी कहीं ना कहीं पुराने, जैसे हमारे टीचर कहते थे कि 11th के पाप है हमारे जो अभी हमें डरा रहे। बात ये कि 11th में पाप हो गए, पुरानी बात हो गई, अब उनको नहीं बदल सकते। 12th में अगर आपने नई गलतियां दोबारा करी तो वो आपको आगे चल के बहुत नुकसान करेंगी। तो 12th तो आपकी बिल्कुल सफर नहीं करनी चाहिए। 11th भले ही कुछ भी हो जाए, 11th बाद में हो जाएगी, मैंने जिसकी टेंशन मत करना। 12th बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सफर। 12th में बैकलॉग होगा, मैं ये अनअवॉइडेबल नहीं है, लेकिन फिर बात ये डबल मार पड़ेगी, 11th भी नहीं होगा 12th भी नहीं होगा, डबल एक प्रेशर पड़ जाएगा। सही कह रहे बाकी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि 11th का आप भली टेस्ट दो या फिर 12th का टेस्ट दो, 12th आपकी सफर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ट ऐसा है कि आपको टेस्ट से डरना नहीं है। टेस्ट कहीं ना कहीं आपको भले नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन टेस्ट एक और भी बढ़िया काम करेगा कि वो आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने ये बात निकाल के रख देगा कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हारा ये टॉपिक वीक है, तुम्हारा ये टॉपिक वीक है, तुम्हें ये पर्टिकुलर टॉपिक ज्यादा काम करना है। और कभी टेस्ट आप अगर जैसे आपने 11th का नहीं रिवाइज कर रखा, आप टेस्ट दे भी रहे हो, माना कि 360 नंबर का टेस्ट है, आपके 300 नंबर भी आ रहे हैं, आपको ये तो पता चल गया कि 60 नंबर का आपको नहीं आता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको 300 नंबर का तो आता है कम से कम। तो बात ही कहीं ना कहीं आपको ये मोटिवेट भी करेगा कि यार, कि जितना मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मेरे को नहीं आता, उतना भी केस नहीं है मेरे साथ, मेरे को एक्चुअली कुछ ना कुछ आता है। और बताएं बेटा, और किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना हो? बिकॉज ऐसा होता है इस वक्त पे कि टीचर की बात से ज्यादा इन बच्चों की बात का फर्क आप पे ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज कहते हैं ना, गेट इट फ्रॉम द मैम हॉर्सेस मेरा माउथ। डाउट है एक। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम जैसे मैं अभी 11th में आई हूँ, लेकिन मैम अभी मैं हर सब्जेक्ट में ड्रॉपर बैच में इंक्लूडेड हूँ। तो मैम मेरे थॉट आ रहा था कि मैं ड्रॉपर बैच में एक ड्रॉपर की तरह स्टडी करूँ, ताकि इस बार मैं अपना थ्योरेटिकल पोर्शन और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस फोकस करूँ, और नेक्स्ट ईयर पूरा फोकस मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और मैं थोड़ा फोकस बोर्ड्स पे भी रहूँ। तो मैम मेरा ओपिनियन जानना चाहती हूँ मैं भैया का, कि वो क्या एडवाइस करेंगे। बताओ भाई, हालांकि ऐसा कुछ उसने किया था। किसने? सारांश नहीं कहता है। सारांश ने। बट बताओ फिर भी। अगर तुम ऐसे सोच रहे होगे तो मैं 11th में लाइक ड्रॉपर्स की तरह पूरे 11th-12th सिलेबस कंप्लीट करोगे, विच इज काइंड ऑफ कूल थिंग, बिकॉज काफी बच्चे कर रहे हैं आजकल एंड उनके साथ आपका कंपटीशन भी है इन फ्यूचर। सो कोशिश करो कि अगर आप कर रहे हो तो फिर वही जैसे भव्य ने बोला था उसको पूरी शिद्दत से करो, ठीक है, सो दैट कि बाद में आपको ये ना हो कि वो बेटर कर लिया होता है, ठीक है,
करो अब उसको, तो फिर पूरा अपना अटेंशन जो देके सारी प्लान चीजों किया है उसको को ढंग से समझो। एग्जीक्यूट करो। हाँ। हाँ, कि पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अगर आपने कर लिया तो आपको ट्वेल्थ में काफी हेल्प होने वाली है, चीजें काफी आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन अब वो आसान अगर हो गई तो अब ये भी नहीं है कि हम ट्वेल्थ में आके केयरलेस हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो सब आता है, क्योंकि फिर वो जो आपने इलेवेंथ में सब कुछ कर लिया ना, वो फिर ट्वेल्थ में आते आते, क्योंकि मुझे लगता है कि एंड तक भी ऐसा रहता है कि आप कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हो। सो हमेशा ना बिल्कुल। एंड तक केयरफुल रहना है। अब आपके लिए जो जर्नी है वो 2 ईयर के लिए, आपने अगर अपना थ्योरेटिकल जो आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, समझने वाला जो पोर्शन है, अगर वो आप 11th में कंप्लीट कर लेते हो, तो फोकस कि 12th में आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखो और अपना एप्लीकेशन वाली चीज को ज्यादा इंप्रूव करो। कॉन्सेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता है कि इस चैप्टर में ये चीजें जैसे लिखी गई है, ठीक है, आपको पूरा सिलेबस आता है 11th 12th का। तो 12th में आप क्या कर सकते हो, मोर फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड गिविंग टेस्ट। उससे क्या रहेगा, एक तो आप केयरलेस नहीं रहोगे, क्योंकि टेस्ट आपको वही, जैसे भव्य ने बोला था, एक मिरर की तरह होता है, आपको बता देता है कि आप किस टॉपिक में वीक हो, किस एरिया में आपकी गलतियां हो रही हैं। पढ़ने के बाद भी आपको पता लग जाता है कि हाँ, इस टॉपिक में पढ़ने के बाद भी मेरी गलतियां हो रही हैं। सो आप एक ट्रैक पे रहोगे कंसिस्टेंटली टिल दी एंड। ठीक है, तो ये मेंटेन करके रखना है आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एक स्केड्यूल या कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, क्योंकि 2 ईयर की जर्नी। ठीक है, सो वो आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए। कोशिश करो कि अभी अच्छे से समझो सारी चीजों को, ट्वेल्थ में भी समझते रहो, क्योंकि मुझे लगता है मैम की, जैसे मैं लेक्चर्स करता था, मैंने 11th 12th में मैम से पढ़ा है, लेकिन तब भी अगर मैम की ड्रॉपर्स बैच में कोई लेक्चर चल रहा है वो भी मैं अटेंड कर रहा हूँ, मैम का अगर ट्वेल्थ में कोई रिवीजन चल रहा है तो वो भी मैं रिवीजन में आ रहा हूँ। उससे क्या होता था कि क्योंकि मुझे सब आता था, जैसे मैम ने बोला कि तुम्हें सब पहले से पता है, तो तुम्हें ऐसा ही लगता था कि मतलब तुम करो ही ना कुछ भी, क्योंकि ऐसा फीलिंग आती है ना अंदर से, हमने तो पढ़ा हुआ है, इसको फिर से पढ़ने की क्या जरूरत है। सो वो जो अगर फीलिंग आने लगी ना, अगर वो आपने ओवरवेलम हो गए उस फीलिंग में, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए पढ़ोगे नहीं, तो वो चीजें आप भूलते चले जाओगे, क्योंकि बहुत जल्दी भूलते भी है इंसान। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप एक लेक्चर अटेंड कर लोगे, जैसे मैम कोई चीज रिवाइज करवा रही हैं, या क्लासेस अपनी रेगुलरली अटेंड करोगे, तो वो रिवीजन मेंटेन रहेगा आपका। ठीक है, सो आप, मुझे लगता है कि अगर आप 11th में ड्रॉप पर कर रहे हो, तो आपको 12th में भी ड्रॉप पर ही करना चाहिए। तो आपका 2 बार एक ही चीज हो जाएगा, ऐसे मत करना कि 11th में करोगे फिर 12th में नहीं करोगे। ठीक है, तो दोनों साल आपको करना है, वो ये है। आई वाज मिसिंग दिस। हाँ। मैं इसमें बस मैम एक चीज और कहना चाहूंगा कि भले ही सिलेबस कितनी बार भी कवर हो जाए, लेकिन बस क्लास मिस मत करना। मैंने अपने बहुत सारे दोस्त मैंने खुद भी देखे हैं, ट्वेल्थ में उन्होंने ऐसा किया कि 11th के लास्ट में भी कंप्लीट कर लिया, ट्वेल्थ में पूरा सिलेबस आधे साल में कंप्लीट कर लिया, और उन्होंने लास्ट में क्लासेस आना छोड़ दिया। टीचर्स ने उन बच्चों को उस वक्त भी कहा, बिल्कुल उनके मुंह पे कहा कि तुम लोग क्लास छोड़ के अपने ही गलती कर रहे हो, और बाद में जब उनके मार्क्स है, उनका पेपर बिगड़ा नहीं, तो बात ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को रिग्रेट भी रहा। बात ये आप पढ़ लोगे, ये चीज आपको बाकी बच्चों से आगे भी कर देगी, लेकिन जैसे भैया ने कहा कि जितनी जल्दी पढ़ोगे उतनी जल्दी फिर भूलते भी चले जाओगे। तो बात ये, क्लास आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल मिस नहीं करनी है। बात ये कि आपको ये लगेगा कि क्लास में यार सब कुछ पढ़ा हुआ है, टीचर सामने वाला ज्यादा क्या ही बता देगा, एक या दो चीज नहीं बता देंगे। लेकिन बात ये, क्लास में डिस्कशन जरूर होता है, कोई ना कोई स्टूडेंट डाउट पूछेगा, वो डिस्कशन होगा। डिस्कशन आपको लगेगा कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन डिस्कशन में कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे जो डाउट पूछा उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा। जैसे जब हमारी क्लास होती थी, तो जैसे भैया डाउट पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई और बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, सारांश वगैरह जैसे और भी हमारे बहुत दोस्त थे वो डाउट पूछते, तो कभी कभार ऐसा भी पता चल जाता कि यार क्वेश्चन हमने तो कुछ सोच लिया क्वेश्चन के बारे में, लेकिन सामने वाले ने जो सोचा वो उसने कुछ और ही बढ़िया पॉइंट निकाला। कि जैसे क्वेश्चन हमने तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्रोच रखी, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर हम दे सकते हैं कि उसमें कोई ग्रे एरिया है कि क्वेश्चन में यार ये लॉजिक भी लग सकता है, सामने वाले ने अगर ये लगा लिया तो ये कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया। तो वो भी चीज आपको पता चलेगी कि कहीं ना कहीं आप सामने वाला क्या सोच रहे हो, मतलब कहाँ पे वो ज्यादा दिमाग लगा रहा है, वो आपको डिस्कशन हेल्प करेगा। तो क्लासेस मतलब बिल्कुल लाइव मिस। क्लासेस की बात ये होती है, मतलब आप अगर सुन रहे हो या दूसरे की गलती से सीखना बजाय खुद गलती करके सीखना, ये तो बात बहुत सही बोली। और बताओ बेटा। एक और डाउट था, जो भैया आपने बताया था ना नीट प्रेप का, वो मैंने ट्राई किया था, मेरे को भी एक सीनियर ने बताया था, बट उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम हो रही थी जो बुक्स के साथ होती है। मतलब बहुत सारी बुक्स रख ली, अब समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। तो नीट प्रेप भी ऐसे ही है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो उसमें बहुत कुछ है करने के लिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, हम डीपीवी भी बना सकते हैं, और टेस्ट्स भी होते हैं। मतलब बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो उसमें भी मेरे साथ सेम ही प्रॉब्लम हुई, मुझे समझ ही नहीं आया करना क्या है अब इसमें।
मतलब किस चीज से स्टार्ट करूं और ने क्या कैसे? किया था अंश, मतलब सब कुछ तो नहीं किया होगा बहुत, बट उसमें काफी सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें रिकमेंडेड क्वेश्चंस होता है, एक उसमें प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन होता है। सो वो सब जो है ना अभी वो इस वक्त आपके जैसे बारे मैं में। आई एम सॉरी, मैं तो वो कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त पे से बच्चे 12th में आई है, थोड़ा फिजिक्स वीक है, इस वक्त पे शुरुआत में से कौन से चीजें करनी चाहिए, मतलब वो ही बताओ, ये करो बाद में कर लेना है। हाँ, तो वही जैसे मैम ने भी बोला है कि हर हर टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो एक एक फेज के लिए। अभी इनिशियल फेज की अगर हम बात करें, अगर आपको स्टार्ट में करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें फिल्टर्स भी लगे हुए होंगे कि इजी, डिफिकल्ट, मीडियम। ठीक है, तो आप वो वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप रिकमेंडेड क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी बेस्ट है। ठीक है, उसमें ऐसा होता है 30 क्वेश्चन का सेट होता है, वो प्रैक्टिस करके देख लिया। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लगता है आपको स्टार्टिंग में अगर इनिशिएट करना है, अगर आप केवल वही सोल्व कर रहे हो, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, नीट प्रेप से जाने से पहले जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ की डीपीपी को सॉल्व करो, वो आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस में होना चाहिए। क्योंकि मैं वही करता था पहले, अपनी डीपीपी सॉल्व करता था, अपनी डाउट्स क्लियर करता था। एंड नीट प्रेप के लिए को मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा हुआ था, क्योंकि मेरे फिजिक्स में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था इसलिए। सो अगर आप कोई डीपीपी कर रहे हो तो पहले उसको ही कंप्लीट करो। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल नीट प्रेप को ही फॉलो कर रहे हो फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने कॉलम दिया हुआ है, उसमें से कोशिश करो अगर 150 200 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसमें से जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको बुक मार्क करो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, वो चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में भर सकते हो। उसके बाद उसमें जो आपका पीवाईक्यू सेक्शन है या रिकमेंडेड क्वेश्चन का सेक्शन है या और भी कोई सेक्शन है, वो करने की अभी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करो टिल अक्टूबर। ठीक है, जैसे अगर अब आपका अक्टूबर के बाद फिर से मैं कह रहा हूँ रिवीजन होगा, तो उस रिवीजन में आप क्या करोगे, अपने नोट्स तो फिर से नहीं पढ़ोगे ना, नोट से पढ़ के बार बार क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवीजन करना है। सो उस वक्त पे आप रिकमेंडेड क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उससे उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, या आप पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन खोल सकते हो, तो सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके रिवाइज कर लो। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, मैंने पीवाईक्यूज पूरे साल जो मैम देती थी या जो टीचर्स देते थे वो करे, मैंने अलग से पीवाईक्यू की बुक सॉल्व नहीं की। लेकिन अपने नीट से एक महीने पहले जो टाइम था उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट में होने चाहिए, तो उस वक्त मैंने सारे पीवाईक्यू से सॉल्व किया हर चैप्टर। क्योंकि आपको रिवाइज करना है तो आप कैसे रिवाइज करोगे, थ्रू क्वेश्चन। सो हर टाइप का जो क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं वहां पे, ये नहीं कि उसको एक साथ करना है आपको, वो अलग अलग फेज के लिए फॉर योर प्रिपरेशन। आपका स्टेप 1 फेज है, स्टेप 2 फेज है, स्टेप 3 फेज है, तो उन डिफरेंट फेजेस के लिए वो अलग अलग टाइप के क्यू बैंक्स डले हैं, एक साथ करने की जरूरत नहीं है। अपना बाउंड्री बना के रखो कि अभी अगर आप एक सर्टेन क्यू बैंक सॉल्व कर रहे हो तो सारे चैप्टर के लिए पहले उसको कंप्लीट करो एंड तक। ये नहीं कि कभी किसी चैप्टर के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको आधा छोड़ दिया, किसी और का आधा कर लिया, तो उससे क्या होगा कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे चीजों को, किसी के क्वेश्चन रह जाएंगे, किसी के नहीं, किसी के हो जाएंगे। तो जो भी आपने शुरू कर दिया उसको एंड तक कंप्लीट करो एंड आगे बढ़ो अगले चैप्टर के लिए। yeah. Anything else, anyone? भैया ऐसा था कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या फिर सेम क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं, लाइक आपने मॉड्यूल कितनी बार सॉल्व किया था टेस्ट से पहले? मैं सही बताऊं इसमें, जैसे भैया ने अभी कहा कि बात ये, आप 10 किताबें एक बार सॉल्व करोगे, इससे बढ़िया ये है कि एक किताब आप 10 बार सॉल्व कर लो, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। भैया आप पहली बार सॉल्व करोगे आप थोड़ा टाइम ज्यादा लोगे, इसमें हमें मैम ने भी बताया था, जैसे आप पहली बार सॉल्व करो आप ज्यादा टाइम लोगे, दूसरी बार सॉल्व करो टाइमर लगा के सॉल्व करो, तीसरी बार सॉल्व करो आप इतना करो कि जैसे आपने 50 क्वेश्चन ले रखे हैं, आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 40 मिनट मिल गए या फिर आधा घंटा। तो बात ये आप वैसे टाइमर लगा के कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सही सही। और बताओ बेटा। मेरे को और ये पूछना था हाँ? कि आप लोगों में से किसी ने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे फिजिक्स वगैरह में, या फिर केमिस्ट्री में भी? केमिस्ट्री में इतने काम आते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह? फिजिक्स के तो चलो मेरे सर ने भी रेकमेंड किया हुआ था तो मैंने भी सारे चैप्टर्स के बनाए हुए हैं, रिवीजन में आई गेस इजी हो जाता है उस हिसाब से। बट केमिस्ट्री में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है शॉर्ट नोट्स बनाने में तो उसी के बारे में पूछना था। अगर मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मुझे अपने नोट से फिर से पढ़ने चाहिए, नहीं तो मैं कोई पॉइंट मिस कर दूंगा और वो अगर टेस्ट में आ गया तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मुझे रियलाइज हुआ तब जब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हुआ करते थे।
क्योंकि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है, आपको टाइम भी कम मिलेगा क्योंकि एंड में आके तो आप हर 2-3 दिन के गैप में कोई ना कोई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिख ही रहोगे। सो उस टाइम पर आपके केमिस्ट्री के अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप बहुत डिटेल में लिख रहे हो। जैसे मैम आपको क्लास में बनवाती है ना एक रिएक्शन, जैसे आप मैम लिखती हैं, फिर वो ऑर्गेनिक में पूरा एक ही जगह पे पूरा वो टेबल्स ही बना देती हैं, माइंड मैप की फॉर्म में बना देती हैं, तो वो आप बना के रख सकते हो, ठीक है, या अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टिकी नोट्स और समथिंग, ठीक है। फिजिक्स के लिए तो डेफिनेटली फॉर्मूला शीट बना के रखना शॉर्ट नोट्स काफी हेल्पफुल रहता है ये। मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊं कि मैं जैसे जब एलन के टेस्ट सीरीज देने के लिए जाता था, तो जैसे हम बाहर बैठे रहते थे, हम वेट करते रहते थे टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले का। सो उस आधे घंटे में इनिशियली क्या होता था कि केवल 4 चैप्टर रिवाइज हो पाए फ्रॉम माय शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो मैं बैठा हुआ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ता था टेस्ट से पहले। एंड में आते आते क्या हुआ कि 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने शॉर्ट नोट से, और एंड में आते थे पूरे शॉर्ट नोट्स की डायरी रिवाइज कर ली आधे घंटे। सो यानी सारे फॉर्मूले पूरे सिलेबस के फ्रॉम फिजिक्स उन शॉर्ट नोट्स की वजह से आधे घंटे में रिवाइज हो जाते थे राइट बिफोर द टेस्ट। सो उससे क्या हो गया था कि सारे फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे हो गए थे, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हमें सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला ही याद नहीं आता कभी कभी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्वेल्थ में मोस्टली चीजें सब फॉर्मूला बेस्ड हैं। और 11 के जो लास्ट के चैप्टर्स है, व्हेन इट कम्स टू योर हीट थर्मोडायनेमिक्स या जो आपकी एसएचएम वेव्स है, इसमें अगर आपके फॉर्मूले आपको याद है ना, आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है जितना आपकी टेस्ट सीरीज में आ रहे होंगे, इतने नहीं आते एग्जाम में। हम एग्जाम में नीट में क्या करते हैं ना, वो उस माइंड स्टेट में सेंसाइड में हम फॉर्मूला ही गलत करके आ जाते हैं, एंटी नोट का फॉर्मूला नोट का लगा के आ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। सो वो आपको फॉर्मूले तभी याद रहेंगे जब आप शॉर्ट नोट से बार बार रिवाइज करोगे, आपके टिप्स पे होंगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिक्स। बायो के लिए मुझे नहीं पता इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप बायो के लिए ऐसा कर सकते हो, जैसे अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे स्पेशली एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स हो गए, या आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, वो आप भूलते हो बहुत जल्दी क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो उनको आप स्टिकी नोट्स की फॉर्म में लिख के अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे इस साल फैमिलीज आइड हुई थी, सो फैमिलीज में फ्लोरल फॉर्मूला, उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो काफी कुछ चीजें, काफी वियर्ड से नाम उसमें याद करने होते हैं, बड़े बड़े नाम याद करने होते हैं, ठीक है, तो आप भूलते हो जनरली, तो उसको आप स्टिकी नोट्स की फॉर्म में अपनी स्टडी टेबल के सामने कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। और केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वही फिजिक्स की तरह फॉलो कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जिस तरीके से मैम क्लास में बनवाती हैं वो टेबल फॉर्म में वो कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए आप मोस्टली कॉन्सेप्ट या रिएक्शन लिख सकते हो, दैट्स इट। थैंक यू। हाँ भाई, एनीथिंग एल्स? कुछ ढंग का क्वेश्चन हो तो पूछना बेटा। भैया जैसे नीट आता रहेगा सॉरी जैसे जैसे मतलब टाइम आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो मतलब प्रेशर बिल्डअप होता है, और स्पेशली वो जब टाइम आएगा जब नीट लाइक 1 वीक ही है, टाइम बचा है, नीट आ गया, तो मतलब वो एंजाइटी बिल्डअप होती है कि उसकी वजह से पेपर भी कई बार इफेक्ट होता है। मैंने कई बार सीनियर से सुना है कि बहुत सिली मिस्टेक्स कर दी, हड़बड़ी में कर दिया, तो कैसे हम उसे ओवरकम करें कि माइंड ज्यादा डाइवर्ट ना हो, हमें बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि हो जाएगा, कैसे मतलब। इसमें मैं सही बताऊं, जो हमें टीचर समझाते थे मैं बिल्कुल वही समझाऊंगा। बात है कि इसके लिए आपको पहले तो ये करना है कि अप्रैल में टेस्ट ही आपको मॉक टेस्ट इतने देना है कि आपको नीट में बिल्कुल एक दूसरे मॉक टेस्ट की तरह ही लगे, कि आपको ऐसा लगे नीट वाले दिन कि यार मॉक टेस्ट देने तो जा रहे हैं। मेरे साथ यही होता था कि जब हमारे जैसे 21 से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, 21 से लेके 3 तक हमारे लगातार हर दिन टेस्ट हुए हैं, हर दिन, बीच में एक दिन की छुट्टी नहीं, लगातार हर दिन टेस्ट हुए हैं। और मैंने कैलेंडर पर भी मार्क कर रखे थे कितने, और पूरा कैलेंडर मेरा हो गया था बिल्कुल रंग बिरंगा। तो बात ये, हर दिन अगर आप टेस्ट देने लगोगे ना तो वो आपके लिए खास नहीं रह जाएगा ज्यादा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा यार टेस्ट आज भी है कल भी है, कैसे प्रिपेयर करूं, रिवाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 1-2 हफ्ते के बाद आपके लिए वो मतलब आम बात हो जाएगी यार कि हाँ टेस्ट ही तो है, क्या हो जाएगा, टेस्ट मैं कल भी दे के आया, आज भी दिया है, कल भी दूंगा। वो तो आपका नीट के लिए आपको ज्यादा मतलब टेंशन तो रह नहीं जाएगी जब आप अप्रैल में खुद मॉक टेस्ट लिख रहे होगे। बाकी नीट वाले दिन की अगर मैं बात बताऊं, उस दिन आपका दिमाग ज्यादा ही हाइपर एक्टिव होगा। आपको अगर डर लगेगा वो भी हद से ज्यादा लगेगा, आपको खुशी होगी वो भी हद से ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंस आएगा वो भी हद से ज्यादा होगा। मेरे साथ ऐसा था कि मेरा दिमाग पता नहीं खाली हो गया था, मैं कुछ सोच ही नहीं मैं सोच समझ ही नहीं पा रहा था। मेरे को सामने साथ मम्मी डैडी बोल रहे थे कि चल तैयार हो जा, बाहर नीट के मतलब एग्जाम देने जा रहा है, मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। ये थोड़ा मेरे को अजीब सा लगा था। लेकिन बात है जितनी भी आपको टेंशन रहेगी वो
जैसे आपके एग्जाम से एक रात पहले तक आपको टेंशन बहुत रहेगी, आपको ये लगेगा नींद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम देने उठोगे आप खुद बिल्कुल शांत हो चुके होगे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो एग्जाम वाले दिन तो ये सब चीजें नहीं होंगी। बाकी बस ये है कि अप्रैल में या फिर मार्च में आपको मॉक टेस्ट इतने लिखना है कि आपको खुद पे और कॉन्फिडेंस वैसे आता भी ख्याति में एक बात बोलूंगी बेटा, इतना लेट कि वो वहां पे जो प्रेशर बिल्डअप होगा उसके लिए अभी से क्यों सोच रहे हो बाबा? अभी पढ़ाई करो, वहां पे होगा उसके लिए फिर एक स्ट्रेटेजी सेशन लगा देंगे। लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डील इतना लंबा कि तब जब मुझे प्रॉब्लम होगी तो मुझे क्या करना है। नहीं होगी, वैसे मे बी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट में प्रॉब्लम हो ही ना, बच्चे को टेस्ट जरूरी होते हैं ना, उसमें भी होता है थोड़ा, जैसे अभी भी टेस्ट सीरीज है कुछ है तो वो ऑटोमेटिकली आता है कि यार टेस्ट देखो अभी लेकिन तो मैं इट एक इज अ बात पार्ट बताऊं एंड कि पार्सल अगर ऑफ ये द एंटायर स्ट्रेस हो जर्नी। रहा है ना आपको, अगर ये स्ट्रेस हो रहा है जैसे टेस्ट से पहले, ये इंपॉर्टेंट भी होता है थोड़ा सा। अगर ज्यादा ही केयरलेस रहोगे तो आप गलतियां करोगे या अच्छे से एग्जैक्टली। प्रिपरेशन भी करोगे। थोड़ी सी स्ट्रेस होना जरूरी है, उससे आप क्या रहेगा, मतलब हमारे बायो के सर बोलते थे ये वाली बात कि जब हमारे अंदर एड्रेनालिन रश होता है ना, तो जो एड्रेनालिन है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो आपके ब्रेन में काफी जाती है, तो आप काफी प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ एड्रेनालिन रश आल्सो। सो ज्यादा एंजाइटी की टेंशन मत लो कि उसकी मतलब एंजाइटी की टेंशन की और एंजाइटी ले रहे हैं, तो वो मत एंग्जाइटी हो करो। ना, एंजाइटी सेलिब्रेट करो। थोड़ी रहेगी, इट्स नॉर्मल, ठीक है, वो रहेगा बिकॉज इट्स अ टेस्ट नाइट्स फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। लेकिन उस वजह से अगर हम एग्जाम में गलतियां करके आ रहे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, वही जैसे मैंने बोला कि मेंटल स्टेट आपको मेंटेन रखनी है। टॉक टू पॉजिटिव पीपल, मैम से बात कर लो, ठीक है। जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे मैम से बात करता हूँ, कॉल मिला देता हूँ, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, सो मैम यूज्ड टू गिव दैट एनर्जी यू नीड एट दैट टाइम, ठीक है। सो आप you can talk to positive people at that और time. वैसे भी मुझे लगता है कि कोई भी चीज है ना, कोई भी फियर है, गुस्सा है, खुशी है एक चीज को बस ये ध्यान रखना, हमें चैनलाइज करके इन्हें पॉजिटिव में टर्न करना है ना। जैसे यू नो आई ऑलवेज से दैट यू डोंट रन अंटिल यू डोंट फील अ फायर ऑन योर बैक, यू स्टार्ट रनिंग, है ना। वही है, अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव थिंग कि पढ़ना है, चलो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है कि सोल्यूशन की तरफ दिमाग लगाओ कि अगर ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ बच्चों तो जैसे जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है वो तैयार ही नहीं, याद ही नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो रहा, वो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, मैं क्या करूं कि बैठना शुरू हो जाए। ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन, बी द इंस्पिरेशन हमेशा। ठीक है, ये सब लोग अभी पेपर दे के आए हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, हम उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। मेन इस वक्त पता है क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि उनको देख के तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए दैट वी आर गोना बी एट देयर प्लेसेस, और मे बी मैं तो उनको भी बीट करके और अच्छे नंबर लाऊंगा। यू नो ये मोटिवेशन होना चाहिए। आपने जो क्वेश्चन पूछे बहुत अच्छे लगे मुझे, लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग है कि हर एक बच्चा अलग अलग होता है। भव्य ने जैसे तैयारी की होगी, जरूरी नहीं ऐसे ही तैयारी अंश ने भी की होगी, अंश ने जैसे की होगी भव्य ने की होगी, या मेरे बाकी स्टूडेंट्स ने भी की होगी। हर एक बच्चे का स्टाइल अलग होता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, या आपको एंजाइटी होती है तो आप क्या करते हो, तो ठीक है वो चीज अच्छी है, वो अपना एक आइडिया दे रहा है, वो चलता है। लेकिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, दैट्स अप टू यू, व्हाट इज योर वीक पॉइंट, उस पर काम कैसे करना है। मैं एक चीज जरूर बोलूंगी बेटा आप सब लोगों को, किसी के लिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई किसी को लगता है कि भाई मुझे बहुत सारे, उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी अंश की, जब आई थिंक उसने जब ड्रॉप लिया था तभी उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी उस वक्त पे, तो उसके लिए जरूरी था कि वो प्रैक्टिस करता रहे, भूल ना जाए सब कुछ, क्योंकि अगर वो मान लो सब तैयारी बहुत अच्छी थी, वो एक भी टेस्ट ना देता या कुछ नहीं करता, सब भूल जाना था, है ना। गलतियां तब भी हुई, लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो गया। लेकिन किसी बच्चे की तैयारी अगर नहीं है तो उसे मुझे लगता है कि पहले तैयारी करनी चाहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, ड्यू टाइम थोड़े बहुत टेस्ट देते रहने चाहिए, और फिर टेस्ट की तरफ सारा रुख मोड़ देना चाहिए। तो हर एक बच्चे का बेटा अलग अलग होता है। और रही बात एंग्जाइटी की कि ये होगा तो हम क्या करेंगे, डोंट इनवाइट एंग्जाइटी, एंग्जाइटी वर्ड को दिमाग से निकाल दो। ये सिर्फ थोड़े से ना हार्डशिप्स होते हैं, दिमाग में थॉट आता है, सबके आता है, कभी कभी मेरे भी आता है कि यार अभी तो बहुत टाइम हो गया, 21 ईयर्स ऑफ टीचिंग, लेकिन शुरू में जब मैं पढ़ाना शुरू करती थी तो यार कभी लगता कि मैं ये भूल ना जाऊं, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त ना भूल जाऊं, ये डर ना हो जाए। तो ये सब सबके साथ होता है, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। बट यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं कि ये सही हो जाए, अगर मैं भूल गई तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। आई यूज मेरी हमेशा, मैं अपने आप को भी हालांकि सेलिब्रिटीज आज ये दोनों है, लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगी यहाँ पे, और तुम दोनों के लिए भी, कि अभी सिर्फ इट्स नॉट एंड ऑफ ऑल, अभी तुम्हारी जर्नी बिगिन हुई है, उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। ये तो बहुत सिंपल पड़ाव था देखा जाए तो। एक ही चीज बोलूंगी, लाइफ में कभी भी कोई चैलेंज आए ना, कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी टाइप की, लुक फॉर द सोल्यूशन, लुक फॉर द सोल्यूशन।
डोंट बी वाइनी अबाउट इट, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ गाना गाते हैं प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम की पूरी कहानी सुनाने बैठ जाते हैं, पता है एक बार क्या हुआ, मैं ये करने बैठा था, मेरे साथ ये हो गया था, ये हो, क्या करना है। और कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ही खोजते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम आने पर ना अपने आप को, प्रॉब्लम को एक वो बना देते हैं, वेल टू हाइड देयर देयर सिली थिंग्स दैट दे डू, और मिस्टेक्स को छुपाने के लिए एक कर्टन की तरह यूज कर लेते हैं उसको। और कुछ लोग उस प्रॉब्लम को वो करते हैं, चुनौती देके उसको खत्म करते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। बी दैट पर्सन, बी द इंस्पिरेशन टू एवरीवन। कल को जब आपकी जर्नी कंप्लीट होगी तो आप बता पाओ कि मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस की और ये सोल्यूशन निकाला। डोंट बी द जस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम ही आ रही है बस, मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही है जिंदगी में, मुझसे तो होता ही नहीं कुछ भी, ये सब्जेक्ट नहीं होता। सब हो जाता है, आपका सब्जेक्ट अब तो आसान है देखा जाए तो, बल्कि यही तो चैलेंज है कि आपका सिलेबस आसान हो चुका है। चैलेंज ये है एक्चुअली, समझ में आ रहा है। जब ये सिलेबस आसान नहीं था तो पढ़ाई की मोटिवेशन की, ये भी करना है वो भी करना है, अब तो बहुत आसान सिलेबस हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बिफोर लाइक 10 years बिफोर हम पढ़ाते भी तो इतना इतना थे, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ जो पहले पढ़ाया करती थी, है ना। तो उतना सा सिलेबस है, आपके साथ बहुत चीजें अच्छी भी हो रही हैं, आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हो, है ना, कि आप घर के कंफर्ट में बैठ के आराम से, योर पेरेंट्स कैन स्पेंड मनी फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर पढ़ाई किसी भी तरह की, एक एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 ट्यूशन लगाते हो। सॉरी मैं थोड़ा सा इस वक्त पे हो रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब आप सब लोग, आपके सामने ये दो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी सारी हार्डशिप्स को कॉन्कर किया, एंड दे आर लाइक द विनर नाउ, दे हैव कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, राइट। और ये जो फीलिंग थी, मैं चाहती थी ये फीलिंग टच कर लो आप लोग, जो इन्होंने टच किया इस वक्त पे, सो दैट यू आर मोटिवेटेड। मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंश की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी, कुछ लोग मोटिवेशन के लिए ना मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, कौन कौन से पता नहीं, नाम नहीं पता मुझे, उसकी इंस्पिरेशन मुझे बहुत ही, मैंने खुद लर्न कर लिया ये आज, कि भाई मैं तो अपने गोल की ही वीडियो देख के मोटिवेट होता था, मतलब जैसे कॉलेज की वीडियो देख ली कि मुझे कल को ये करना है, दिस इज सच एन एड्रेनलिन रश, मतलब बहुत ही सही चीज मुझे ये अच्छी लगी। तो बहुत ही बढ़िया बातें आप लोगों को, और भव्य भी कुछ कहना चाहते हैं, ऐसे नहीं भव्य, ऐसे बोलो। मैम इसमें बस एक दो चीजें मैं भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग भी रहा है कभी कि यार पढ़ाई करके ज्यादा मन नहीं कर रहा, पढ़ाई का क्या होगा आगे, तो अगर आपका कोई सीनियर हो तो उससे अपने कॉलेज की फोटो वगैरह मंगवा, क्योंकि एक बार पिछले साल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कॉल करी ऐसी रैंडम सीनियर को यार कि क्या हो रहा है कॉलेज में, रैगिंग कैसे होती है, अगर आपको नचवाते भी है तो किस किस गाने पे नचवाते हैं, गाना गाने के लिए कहते हैं तो कौन कौन सा कहते हैं। डिपेंड करता है ना कौन सा गाना चल रहा है करंटली, ठीक है, बकवास क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैम अब मैम मेरे को थोड़ी ना पता था उसमें, तो बात ये कि अगर आपको ऐसा चाहिए भी तो आप, बात है कि तो उसने उस फिर वक्त डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, ये भी बताओ। ज्यादा नहीं सॉरी। कहूंगा, लेकिन और थोड़ा बस एक चीज ये और है कि ये चीज मैं थोड़ा ज्यादा कहना चाहूंगा कि जब नीट पास आने लगता है तो बच्चे अपने बीच में और टीचर्स के बीच में एक डिस्टेंस बना लेते हैं कि हम कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है हम टीचर के पास जाएंगे तो टीचर क्या सोचेगा हमारे बारे में, टीचर हमारा मजाक बनाएगा, टीचर हमारी बात समझेगा नहीं, टीचर हम पे हंसेगा। ये नहीं होगा, टीचर आपकी मदद करने के लिए बैठे, टीचर आपकी मदद करने से ज्यादा खुशी उन्हें किसी बात की नहीं होगी। तो अपने बीच में और टीचर के बीच में कोई डिस्टेंस मेंटेन मत कर लेना कि यार टीचर क्या सोचेगा, टीचर कुछ नहीं सोचेगा यार। एक बात मैं बस और कंक्लूड करना चाहती हूँ कि इन दोनों के बारे में एक बहुत अच्छी बात, अंश बिल्कुल स्माइल करते हुए पढ़ना, मतलब वो बोझ नहीं समझता था पढ़ाई को, सी दैट स्माइल राइट नाउ। और भव्य दुनिया भर के गंदे बेकार से जोक एंड ये सब चलते थे उसके जेक्चर्स एंड ऑल, इट वाज एन एंजॉयबल क्लास विद बोथ ऑफ यू ऑल, बहुत मतलब बहुत मजा आता था पढ़ाने, आई एम गोना मिस ऑल दैट। आई होप कि दीस पीपल कैन फिल दैट ब्लैंक। ये लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ नहीं बोलते, वीडियो भी किसी किसी की वीडियो भी आती है तो कुछ लोग अपना ऐसे घूंघट डाल के पढ़ते हैं, ये बच्चे अलग है लेकिन वीडियो भी ऑन नहीं करते। लेकिन तुम लोग मतलब वो स्माइल देख के, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ बच्चे को समझ में आ गया तो उनका एक यार नहीं आया है तो मैं दोबारा बता रही हूँ, एक वो चीज, तो ये बहुत अच्छी बात है दोनों के लिए। इस वक्त दोनों ही है मेरे पास, मैं दोनों के बारे में बताऊंगी कि अंश विद दैट स्माइल एंड भव्य ऑल्सो, वो छोटे छोटे जोक्स क्रैक करना बहुत ही यस ये जेस्चर्स एंड ऑल, ये चीज बहुत जरूरी है। आपको पढ़ाई करते वक्त सीरियस सीरियस होना है, लेकिन वो वाला सीरियस नहीं कि आज तो हम सीरियस है पढ़ाई के लिए, आज मैं इंजेक्शन लगाया मोटिवेशन का 2 दिन तक ऐसे, वो नहीं चलेगा। आप खुश होके पढ़ाई करो, एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, एंजॉय द जर्नी। बीच बीच में आएंगे अब पता नहीं
मुझे समझ नहीं आता कि जो चीज करनी ही है तो उसको एंजॉय करते हुए क्यों नहीं कर सकते। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में करोगे, याद रहेंगी चीजें आपको। प्रेशर में करोगे, है ये करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, याद ही नहीं होने वाली चीजें, बहुत ही वॉलेटाइल वे में याद होंगे, वो भी जाएंगे। So yes, look at these two faces and understand, मतलब they have been like this during the class also. ऐसे ही हंसते थे, ऐसे ही खुश होके पढ़ते थे। कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा, कभी कभी प्रॉब्लम आती है डिस्कस करते थे, गायब नहीं हो जाते थे कि 2-3 महीने तक खुद ही झेल रहे हैं उस प्रॉब्लम को, फिर 2-3 महीने बाद मैम मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मैम, ऐसा नहीं करते थे। दे टू बी, मतलब हम लोग एक परिवार थे लिटरली देखा जाए। ये बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है एवरीवन। अबे लग गया तुम्हें मोटिवेशन का इंजेक्शन। ये अब मुझे एक बहुत ही, ये जो 2 घंटे इन्वेस्ट किए हैं, हाँ, हम सब ने, स्पेशली इन दोनों ने भी अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल के, तो ऐसा है, इसको वेस्ट मत होने देना। इस मोटिवेशन को, इस इंस्पिरेशन को, इंस्पिरेशन मोर देन एनीथिंग एल्स, इसको बरकरार रखना है। इन्होंने जो भी बातें बताई इनको समझना, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि हर पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है। हमारा मेन मकसद है कि हम अपने लिए एक ऐसा तरीका निकालें जो हमारे लिए काम करे, है ना। तो ये दूसरे से सीखते जरूर है, बिल्कुल सीखते हैं। आपने बहुत अच्छे सवाल भी पूछे, लेकिन उसको अपने ऊपर ये नहीं कि बस चिपका के कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। डॉक्टर जब कल को बन जाओगे, सबको एक जैसी दवाई तो लिखोगे नहीं ना, सबके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग दवाइयां लिखोगे, है ना बेटा। हाँ। सो थैंक यू वेरी मच अंशन भव्य। इट वाज, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारी बातें सुन के, मैं खुद भी मोटिवेट हो गई। 2-4 बातें तुम लोगों ने कमाल की बोली है यार, सच में वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग तो मिलते रहेंगे ऑन एंड ऑफ। तुम लोग जैसे तुम्हारा कॉलेज तुम्हें अलॉट हो जाए, मुझसे मिलके घर पे जाओगे तुम लोग। भव्य डराना मत इस बार जब घर पे आओ तो। मैं वही तो चॉकलेट भी दे रही है आपकी। चॉकलेट, हाँ भाई, लिंट चॉकलेट में लिखवा दूंगी इन लोग को भी। बट सीरियसली जो चॉकलेट मिलती है ना मुझे, सिलेक्शन वाली, इसकी मिठास ही अलग होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इट वाज अमेजिंग सेशन। बहुत अच्छा लगा है, होप आप लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिली, और जानवी ने कुछ उड़ा दिया है, ये करवा लो इनसे बस। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, एफएम बैच आपकी कल 3 o'clock क्लास है, और 12th बैच आपकी कल 8:30 क्लास है, और एफएम बैच आपकी कल फिर से 10:30 एक सेशन है। और भव्य और अंश ने सुकून की सांस ली, थैंक गॉड वी आर ऑफ ऑल दिस नाउ। 12-12 बजे तक 1 बजे पके हो तुम लोग मुझसे, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन स्पेशल थैंक्स टू भव्य एंड अंश, थैंक यू वेरी वेरी मच। I guess the big thank is actually to you, actually. That's so sweet. That's so sweet of you बेटा। लेकिन मैं सभी को बढ़ाती हूँ, सभी को अच्छा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ओनली सम पीपल दैट यू नो, और मैं क्या, सब टीचर्स अच्छे अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन बातों को गांठ बांध के अप्लाई करते हैं जिंदगी में, बस वही करना होता है। ठीक है जी, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। थैंक यू Yeah. सो मच मैम। थैंक यू मैम। so much. थैंक यू बाय। सरोज मैम, थैंक यू भैया, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। क्या बात है, अरे भाई केशव ने क्या क्लोजर दिया है। And also all the best for the counseling too. वेल सेड प्रखर। थैंक यू यार। निवेदिता प्लीज चेंज योर डीपी। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं क्लास में एवरीवन, बाय।